इस बार मेरे 431 आए हैं जीएस के 4 पेपरों में, जो कि मैसिव जंप है इन दो फिगर से। तो मेनली मैं जीएस के 4 पेपरों की बात करूँगा, वो बता देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये इम्प्रूवमेंट मेनली किया कैसे है। तो ऐसा था, इस अटेम्प्ट से पहले आप कह सकते हो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। बिहार में आती है, असम साइड में आती है, ब्रह्मपुत्र रीजन, गैंगीज भी बहुत बार फ्लड करता है। फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक साउथ साउथ कोऑपरेशन में उतना इम्पैक्ट नहीं करता क्योंकि वो अफ्रीका से है रिलेटेड। तो पहले मैं जनरल बात बता देता हूँ। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, 5th ईयर। 2018 में मैंने नौकरी छोड़ी थी अपनी, तब से मैं पढ़ रहा था। 2000 हिंदी चलेगी ना आपको? 2021 का मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इससे पहले मेरे मेनली जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मेरे इस साल 431 मार्क्स है जीएस में, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मतलब 20-30 लोग ही हैं मेरे से अच्छे मार्क्स वाले। तो मेनली सिलेक्शन जीएस के 4 पेपर के बेसिस पे हुआ है मेरा। इससे पहले मेरे 2 बार 324 आए थे इन 2019 और 328 आए थे इन 2020। इस बार मेरे 431 आए हैं जीएस के 4 पेपरों में, जो कि मैसिव जंप है इन दो फिगर से। तो मेनली मैं जीएस के 4 पेपरों की बात करूंगा, वो बता देता हूँ। 1 2 3 4 में 1 में मेरे 112 थे, 2 में 107, 3 में 91 और 4 में 122 ऐसी कोई फिगर थी। तो 4 पे भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़े ठीक से नंबर है मेरे 4 में। ठीक है, अब इससे पहले मतलब मैं आपको बताऊं कि इंडिविजुअली मैंने कैसे इम्प्रूव किया है या मैं क्या करता था चारों पेपरों में। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये इम्प्रूवमेंट मेनली किया कैसे है। तो ऐसा था, इस अटेम्प्ट से पहले आप कह सकते हो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आप लोगों को भी जब आप मेंस लिखोगे या मेंस की तैयारी करोगे तो आप अपने आंसर को देख के कैसे जज करोगे कि अच्छा आंसर है या इससे और अच्छा किया जा सकता है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि व्हाट अ गुड आंसर इज। तो जब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा आप वो लिख कैसे दोगे। जब आपको पता ही नहीं कि क्या अच्छा आंसर है तो आप पेपर पे कैसे उतार सकते हो अच्छा आंसर। तो इसलिए आप लोगों को पुराने जो टॉपर्स होते हैं, जो आपसे 2-3 साल पहले के, जैसे 19, 20, 21, 22, ये जो लोग हैं, इनके ऑनलाइन विजन आईएएस करके है और एक जीएस स्कोर है, इनकी वेबसाइट पे इनके मॉक आंसर पड़े होते हैं। और भी कोई वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे इनके मॉक टेस्ट रहते हो, वो पढ़ो, उनको डाउनलोड करके उसको पढ़ा करो। उससे एक आपको आइडिया लगता है कि यार बाकी जो सेलेक्टेड बच्चे हैं ये कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। मतलब थोड़ा शुरू में तो सिर्फ रीड करो, अच्छा ये क्वेश्चन था, इसने ये आंसर लिखा। यूजुअली 2-3 बच्चे मिल जाते हैं आपको जो सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट तो कंपनी एक ही बनाती है ना। 5-10 बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे कि यार एक आंसर को कैसे लिखा जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं। कुछ सबका आपका अपना स्टाइल होगा, मेरा एक अपना स्टाइल था। तो कभी कभी आपको ऐसे टॉपर मिलते हैं जिसका स्टाइल क्लिक करता है आपको। कुछ कुछ टॉपर मिलते हैं जैसे आप सोचते हो इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, और कुछ मिलते हैं जो आपको लगता है हाँ यार मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ आंसर। तो आपको क्लिक करने वाला चाहिए। तो आप दूसरों के आंसर पढ़ोगे, उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपको व्हाट अ गुड आंसर इज। एक बार वो बन गया, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए उस आंसर को लिखने की कि कैसे मैं ये आंसर को पेपर पे लिख सकता हूँ। और टाइम लिमिट में मत लिखिए, मतलब फ्री होके लिखिए। मैं शुरू के मॉक टेस्ट ऐसे 9-10 घंटे में लिखता था, 2-3 बार लिखता था आंसर को, जब तक मज़े नहीं आते थे तब तक एक्चुअल मॉक पेपर पे नहीं होता था। तो शुरू में ऐसे कीजिए। एक बार जब आपको पहली बार में आपसे अच्छा आंसर निकलने लग जाए, ये पहली बार में काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री आंसर निकलने लग जाए, तो उसके बाद थोड़ा टाइम मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट पे देखिए कि 3 घंटे के अंदर मैं ये कैसे लिखने वाला हूँ। तो ऐसे कीजिए, मतलब इनिशियली आप पढ़िए, दूसरे लोग जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके आंसर्स पढ़िए। उसके बाद कोशिश कीजिए इंडिविजुअल लेवल पे कि आप एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार अटेम्प्ट करो, ताकि आप हर बार इम्प्रूव करते रहो उस आंसर को। और फाइनली विद इन टाइम में 3 घंटे का टाइम में लेके पूरा मॉक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, मतलब पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करने की। तो ये सबसे मेन पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था, दूसरे लोगों के आंसर पढ़ो जो सेलेक्टेड बच्चे हैं। यूजुअली ऐसे मतलब वेबसाइट पे ना ऐसे मिलेगा आपको,
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मॉक टेस्ट अरेंज्ड होते हैं। यूजुअली 1 2 वाले मत पढ़ो, उसमें वो खुद सीख रहा था। 7 8 वाला जो है या 4 5 वाले जो है, जो कि जब वो मेंस लिखने जा रहा होगा तो ये मेंस के करीब होता है। मैं भी मतलब मेरा पहला मॉक टेस्ट उठाओगे वो बेकार लगेगा, वो 431 वाला नहीं है। जो मैं आखिरी के मॉक टेस्ट लिखे हैं वो 431 वाले लेवल के आसपास के होंगे। तो यूजुअली जो नीचे वाले लोअर नंबर के हैं 7 8 है बेस्ट है, 5 6 भी चल जाता है। तो वो मेंस के करीब है, उसकी खुद की जो आंसर राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो चुकी है इस लेवल पे। तो ये वाला पढ़िए, तो ये पहला हो गया। हाँ ठीक है। अब मैं बताऊँ मतलब मेरे को पढ़ के कैसे लगा कि ये पढ़ना चाहिए, और मेरे को कैसे जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने खुद कॉपी किया था अपने, तो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस थी मेरे इनकी, जो आप नोट भी कर सकते हैं, पर आप खुद भी पढ़ोगे दिखेगा आपको ये। अक्रॉस द मतलब कोई कुछ भी कितनी रैंक ला रहा हो, ये सारे लोग सारा पेज भर के आते हैं। मतलब 10 नंबर में 2 पेज आता है आगे पीछे, ऑल्दो किसी की राइटिंग छोटी है किसी की राइटिंग बड़ी है, पर ये पूरा 2 पेज फुल भर के आएंगे। तो जो 15 नंबर का होता है उसमें 3 पेज होते हैं, 3 पेज भर के आते हैं। मतलब जिसकी राइटिंग छोटी है वो बहुत खुला लिख रहा है, पर वो ऐसे लिख रहा है कि एंड में उसकी जगह नहीं बच रही है। तो ये करते हैं ये सारे टॉपर, ऐसे ही करते हैं। तो शुरू में मैं ऐसे नहीं करता था, मेरी राइटिंग हल्की छोटी थी, 1.5 पेज में निपट जाते थे 150 वर्ड। तो हाँ, तो वो ना वो खुल खुल के लिखते हैं भैया, 50 वर्ड पर पेज लिखते हैं। मतलब ऐसे एथिक्स के आंसर देखोगे ना 50 वर्ड्स पर पेज टाइप की, इतना खुला लिखते हैं, दिख रहा है खुला है पर लिखते हैं वो खुल के, क्योंकि मेन है आपको वो भरना, पेज पेज भरे हुए होने चाहिए। एग्जामिनर को ये फील आनी चाहिए कि यार बच्चे को अगर एक पेज और दे दिया जाता तो वो उसे भी भर देता। ये मतलब मेरे को पर्सनल लगता है, ह्यूमैनिटीज के लोग हैं थोड़ा ऐसे ही सोचते हैं ये लोग। दूसरी चीज जो दूसरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो ये थी, इनको अगर मौका मिलेगा ग्राफ बनाने का या कोई टेबल बनाने का या कोई डायग्राम बनाने का तो ये बनाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार यहाँ क्यों जरूरत थी बनाने की, पर बना दे। फॉर एग्जाम्पल मानो मी का एक मटेरियल रहता है, मी का डिपॉजिट्स के बारे में बात चल रही है, इंडिया में, इंडिया काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है मीका का, तो उसके बारे में बात चल रही है। तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बोल रहे हैं, मेनली छोटा नागपुर रीजन जो है उधर पाया जाता है। पर ये लोग ऐसे नहीं लिखते, ये लोग अपना इंडिया का मैप बनाएंगे, यहाँ पे गोल से ऐसे एक इंडिया का मैप बनाएंगे, बहुत बुरा मैप है ये, ऐसे गोल करेंगे, यहाँ पे यूं यूं करके लाइनें मार के देंगे कि यहाँ मीका मिलता है, और लिख देंगे छोटा नागपुर। मतलब पॉसिबली ये मैप जरूरत नहीं थी आपको अपनी बात कहने में, पर टॉपर यूजुअली ऐसे ही करते हैं। मैं भी ऐसे ही करके आया हूँ इस बार, इससे पहले मैं ऐसे नहीं करता था, मैं लिख देता था, पर नहीं वो ऐसे ही करते हैं। तो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन पेज पूरा भरते हैं ये, ठीक है। पॉइंट्स ज़्यादा लिखते हैं और छोटे पॉइंट्स लिखते हैं। मतलब पॉसिबली मैं ऐसे एक बार टॉपर्स की कोई टॉक सुन रहा था, वो टॉप 10 रैंकर टाइप का बंदा था, तो बता रहा था अपने पूरे आंसर को एक्सप्लेन करते हुए, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मैंने 9 पॉइंट लिखे हैं इसमें। मतलब सब लोग ध्यान देते हैं, मैं भी ध्यान देता था कि 10 नंबर में 10 पॉइंट से ज़्यादा लिखने हैं, 15 नंबर में 15 पॉइंट से ज़्यादा लिखना है। 15 पॉइंट्स मतलब जरूरी नहीं है पॉइंट की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, आप भी देखोगे शायद आपको यही फील आए कि ये लोग ऐसे ही लिखते हैं। यूजुअली ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, जिस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। तो क्वेश्चन अगर सही नहीं पढ़ा तो कभी कभी अगर आपने कहीं मॉक टेस्ट दिया होगा, उसमें अगर आपको ये मिल रहा है रिमार्क कि आपने सारे डायमेंशंस जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो नहीं अटेम्प्ट करी है, तो पॉसिबली इसकी गलती है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। इंट्रो यूजुअली पॉइंट फॉर्मेट में लिखता है, तो किसी को कन्फ्यूजन है पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट, एकदम क्लियर है। पिछले 50 में से 50 बंदे पॉइंट फॉर्मेट में लिख के आएंगे सारे टॉपर। तो जो पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखता उसका पेपर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो टॉपर नहीं था। वो बहुत क्लियर है इसमें, सारे अक्रॉस द कोई कितनी रैंक लाया, बहुत क्लियर है इन चीज़ों में। तो ये ऐसी जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप खुद मिलेंगी। और मैं जो करता था, मैं एक अपना अलग से टिप्स करके मैंने एक वो बना रखे थे, शीट्स, लूज शीट्स रहती थी, तो उस पर जब भी मेरे को ऐसी जनरल ऑब्जर्वेशन दिखती थी कि यार ये अक्रॉस ईयर्स और अक्रॉस द ऑप्शनल लोग बाग ये कर रहे हैं, तो वो मैं टिप में नोट कर लेता। तो मेरी टिप्स में लिखा रहता था कि पेज भर के आना है, चाहे आता है नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये एकदम बेसिक था, मतलब पुराने साल के टॉपर्स के बारे में, टॉपर्स के आंसर पढ़िए और उनसे
और उनको ऑब्जर्व कीजिए, मतलब वो क्या लिख रहे हैं और आप अपने आंसर में क्या नहीं कर रहे हो, वो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी वैल्यू एडिट पॉइंट्स और 1 2 3 4 पे फिर मैं बोलूँ। तो यूजुअली एक इंट्रो रहता है, आंसर जैसे ऐसा पेज होता है ना आपका, ये जैसा रहता है, हाँ ऐसे यूपीएससी में ऐसे ऐसे करके पेज में निकलता है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है। तो यूजुअली मैं इतनी जगह इंट्रो को देता था, उसके बाद बॉडी जाती थी, सेम पेज अगला, और यहाँ पे इतनी जगह में मैं कंक्लूजन लिखता था, सॉरी इतनी जगह में मैं कंक्लूजन लिखता था और ये सेकंड पेज कंप्लीट हो जाता था। तो इंट्रो कैसे लिखना है, मैं अगर आपको बोलूँ, यूजुअली सारे लोग यही रिकमेंड करते हैं, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, कीवर्ड उठाओ क्वेश्चन में और कीवर्ड को के ऊपर डेफिनेशन टाइप की लिख दो। फॉर एग्जांपल जुडिशरी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इंट्रो बहुत क्लियर होना चाहिए कि जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 124 से 148 तक जुडिशरी, 147 तक जुडिशरी के बारे में दिए गए, एंड सिमिलर प्रोविजंस स्टेट लेवल जुडिशरी के, वो पार्ट 6 में लिखे हुए हैं। ये मेरी एकदम बेसिक हमेशा रहती थी। तो मेरा कोई भी क्वेश्चन आए जुडिशरी के ऊपर, बिना दिमाग लगाए मैं ये इंट्रो चेप देता था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता था, क्योंकि यूजुअली सही रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रो लिखिए और इंट्रो प्रिपेयर करके जाइए। तो जब मैं नोट्स बनाता था तो मेरे नोट्स में, जुडिशरी के नोट्स में सबसे पहली लाइन इंट्रो थी, तो मुझे पता है मेरे को यूज़ करनी है इसको एनी हाउ, तो इसलिए इंट्रो लिखा। जैसे ज्योग्राफी में मानो साइक्लोन आया, साइक्लोन पे कोई क्वेश्चन है, आजकल चल रहा है एक साइक्लोन, उस पर कोई क्वेश्चन आ गया, तो साइक्लोन का इंट्रो क्या लिखोगे, एकदम रटी हुई लैंग्वेज होनी चाहिए, बुक एनसीईआरटी में मिल जाती है ये, कि साइक्लोन इज रोटेटिंग मास ऑफ एयर, रैपिडली रोटेटिंग मास ऑफ एयर जो सर्कुलेट कर रहा है और राइज अप कर रहा है। मतलब अब थोड़ी लैंग्वेज बिगड़ गई है मेरी, थोड़ा टच में नहीं हूँ, तो यही रहता था, ये ऐसे ही लिखना रहता, तो उसमें थोड़ा सा लिख सकते हो कि लो प्रेशर रोटेटिंग मास ऑफ एयर। ये चीज़ आप तब लिख पाओगे विद इन टाइम जब आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है। अगर आपके नोट्स ही ऐसे नहीं है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो मुश्किल होगी आपको। तो मेरे नोट्स देखोगे, नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है साइक्लोन वाले, जो जब मैं साइक्लोन के 2-3 पेज के नोट्स बनाऊंगा उसमें ये डेफिनेशन मिल जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स पे कोई भी क्वेश्चन आए डिजास्टर मैनेजमेंट का, व्हाट इज अ डिजास्टर, डिजास्टर इज सडन डिस्टर्बेंस टू नॉर्मल वे ऑफ लाइफ in such a way that the resources needed to cope up with the disaster exceeds the capability of community that is being attacked by the disaster। essentially बाहर की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये डेफिनेशन थी मेरी, आपकी कोई और डेफिनेशन हो सकती है, चलेगा, पर एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए अपने पास, ताकि पेपर में जब 7-8 मिनट में एक आंसर लिखना है तो मेरे को डेफिनेशन इंट्रो लिखने में दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। सिमिलरली कंक्लूजन में भी कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, ये सब प्रिपेयर करके जाना रहता है। तो भक्ति, सूफी, सेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन आया, कंक्लूजन अक्सर क्लियर है, भक्ति का कंक्लूजन क्लियर होता है कि जी यूजुअली हिस्ट्री में आप नेक्स्ट इवेंट्स को कह सकते हो, तो भक्ति के कंक्लूजन में लिख देता था कि जी इससे सूफीज़म इंस्पायर हुआ और इंडिया के जो इंडियन इस्लाम था वो सूफिस्ट बन गया भक्ति मूवमेंट की वजह से। सूफी का आया तो सूफी का भी कंक्लूजन क्लियर रहता था कि ये इन फ्यूचर जाके इंडिया के रेनेसां पीरियड जो था इंडिया में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, उसको इंस्पायर किया। तो ये मतलब मैं रट के गया हुआ था, तो मुझे क्लियर था, ऑल्दो क्वेश्चन नहीं आया भक्ति और सूफी पे, पर मुझे क्लियर था कि इसका इंट्रो क्या लिखना है। इंट्रो की जी तमिलनाडु में 7th सेंचुरी से चालू हुआ, तो ऐसे मैंने भक्ति का इंट्रो पढ़ रखा था और सिमिलरली मैंने कंक्लूजन भी पढ़ रखा था। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो 3 हिस्से, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में से 3 में से 2 हिस्से तो क्लियर हो जाते हैं कि यार ठीक है, हाँ इन 2 हिस्सों पे मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को केवल और केवल बॉडी पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मैं प्रिपेयर करके, तो प्रिपेयर करके जाइए अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। हो सकता है पेपर में जरूरत ना पड़े आपको इनकी, पर अगर जरूरत पड़ गई तो बहुत मजे आ जाएंगे आपके, आधा 1 नंबर बेफालतू में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आधे 1 नंबर का ही गेम है सारा। 324 से 431 मतलब 1 नंबर पर क्वेश्चन टाइप्स मैंने इंप्रूव किया है, उतना ही गलत हुआ है। बताओ।
हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं कोई बहुत महान आदमी नहीं था। जब तुम दूसरे बच्चों के पढ़ोगे ना आंसर, तो वो लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, तो उनका टेप लो। तो मैं जब पढ़ता था तो वो बच्चे लिखते थे साइक्लोन का इंट्रोडक्शन, मैं तो टेप लिया था। तो मिलेगा आपको टॉपर। जैसे एक और मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ, जो कि मैं अभी इम्प्रेस था कि इस आदमी ने कैसे ढूंढ के निकाला। तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पे ऊपर आता है कभी कभी कि जी सिविल सर्वेंट लोग पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा है, क्या किया जाए। तो सिविल सर्वेंट मेन कीवर्ड है इस पूरे में, तो उसको डिफाइन करना रहता है। तो एक टॉपर का जिसका मैंने पढ़ा था, उसने लिखा था कि आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 154 provides that executive power of union and state reside in president and governor or officers appointed by them. These officers constitute civil servant. तो ये इंट्रो जब मैं पढ़ा था तो मैं इम्प्रेस हो गया था, मुझे पता था कि ये इंट्रो की वजह से 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा इसको। तो जब आप उनके पेपर पढ़ोगे तो वो लिखते हैं इंट्रो, तो अब वहाँ से आप इंट्रो इंस्पायर कर सकते हो। तो इसके बाद से मैं भी पहले सिविल सर्वेंट में पता नहीं क्या लिखता था, इसके बाद से मैंने भी यही इंट्रो चेप लिया। तो उनके जब आप आंसर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यूजुअली कॉमन इंट्रो क्या है, कॉमन कंक्लूजन क्या है, वो हेल्प कर देंगे आपके लिए। आपको दोबारा से व्हील नहीं बनानी है, उन्होंने बना रखी है व्हील, आपको बस कॉपी मारना है। तो पढ़ोगे मिल जाएगा आपको पॉइंट्स। कभी कभी कुछ टॉपर ऐसा इंट्रो लिखेगा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो मत देखो भैया उसका, वो कुछ और करके पास हुआ है, मत देखो उसका इंट्रो को। कुछ इंट्रो मिलेंगे आपको जो आपको जेन्युइनली अच्छे लगेंगे, तो वो कॉपी कर लो। तो इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी, बस उनके आंसर पढ़ने, उनके आंसर में मिल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे जो ये वैल्यू एडेड पॉइंट्स होते हैं जो कहते हैं, वो भी उनके आंसर में लिखे होते हैं। वो अच्छा अच्छे से बक्सा वक्सा भी बना देता है कि आपको दिख जाए वो आराम से, तो वहाँ से कॉपी कर लो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपर्स के आंसर पढ़ो आप, उससे खुद आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा आंसर क्या है। अच्छे आंसर में जो इंट्रो है वो देखोगे तो वो भी कॉमन इंट्रो लिखा है, तो वो कॉपी पेस्ट कर लो अपने नोट्स में। तो ऐसे करो। तो ऐसा नहीं है मैंने खुद से बनाया ये इंट्रो, कुछ इंट्रो मैं हो सकता है खुद से बनाए हो, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला वो मैंने खुद से बनाया था, पर ये सिविल सर्वेंट वाला ये तो मैंने टेपा है। तो जो सेलेक्टेड बच्चे उनका टेप लो आप, बेस्ट है, एफर्ट भी कम लगेगा। ठीक है, बॉडी। अब भाई ये इंट्रो और कंक्लूजन तो हो गया, बीच में बॉडी है। रूल ऑफ थंब जो कि मैंने ऑब्जर्व किया, इनसे आप भी ऑब्जर्व करेंगे, 10 नंबर में 10 पॉइंट लिखते हैं, 10 से ऊपर मतलब मिनिमम है 10, और 15 नंबर के आंसर में 15 पॉइंट लिखते हैं। 10 नंबर के आंसर के 10 पॉइंट्स यूजुअली 2 ब्लॉक होते हैं उनके, 2 सब हेडिंग आती हैं, और हर सब हेडिंग में 5 पॉइंट्स लिखते हैं। 15 नंबर में 3 सब हेडिंग आती है, हर सब हेडिंग में 5 पॉइंट लिखते हैं। ऐसा मतलब रूल ऑफ थंब है ये। कभी कभी क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसमें 3 हेडिंग सब हेडिंग नहीं बनती, तो वो 7-7 8-8 पॉइंट लिख देते हैं 2 सब हेडिंग बना के, पर लिखते 15 पॉइंट है। और मेरे को तो लगता है यूपीएससी के जो चेक करने वाले हैं वो गिनते हैं पॉइंट्स। तो अगर आप कम पॉइंट्स लिखोगे और बड़ा पॉइंट लिखोगे तो आपको नंबर बुरे मिलेंगे। जो मैं पिछले 320 में जब नंबर लाता था, लिखता मैं उतना ही था, बड़ा पॉइंट लिखता था, 3-4 लाइन का पॉइंट होता था, और 6-7 पॉइंट लिखता था। मैंने बस अंतर क्या कि बड़े पॉइंट को छोटा कर दिया और नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए, ताकि विजुअल इफेक्ट अच्छा है। और 1 2 3 4 लिखिएगा ताकि उसको गिनने ना पड़े, वो दिख रहा है सीधा, अरे 10 पॉइंट यहाँ लिख दिए, वो बजाय डॉट मार के या लाइन मार के, ऐसे मत कीजिए, सीधा 1 2 3 4 कीजिए। ABCD भी नहीं, 1 2 3 4, तो क्लियरली दिखना चाहिए कि आपने कितने पॉइंट लिखे हैं। तो ये रूल ऑफ थंब है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करने से हो जाता है। तो यूजुअली पॉइंट्स लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ऐसे लिखना है। ये ब्लॉक ऐसे रखते हैं वो मेनली। यहाँ पे बॉडी में, मतलब बॉडी में आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए जो आपके आंसर को अलग स्टैंड करे। यूजुअली एक ही नंबर चाहिए आपको एक्स्ट्रा। 10 में से 3 नंबर लाना बहुत आसान खेल है, 15 में से 6 नंबर लाना आसान है, 10 में से 4 लाना या 15 में से 7.5 या 8 के आसपास लाना ये डिफ़िकल्ट है। और इसमें ये जो अंतर है, अगर 10 में से 3 भी नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन ही नहीं आता था। क्वेश्चन ने पूछा भक्ति मूवमेंट क्या है और आपको पता ही नहीं है भक्ति मूवमेंट क्या है, इसलिए 10 में से 3 नहीं आ रहे। और 10 में से 3 आ गए आपके, तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा जो काम था वो आपकी जो मिसिंग रहा है वो प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन पे इम्प्रूवमेंट बहुत करनी पड़ती है बॉडी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल जैसे GS1 है, तो GS1 में हिस्ट्री का क्वेश्चन आया,
और मानो टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया और अगर आपने सब कुछ लिख दिया और डायग्राम नहीं बनाया टेम्पल का तो नहीं मिलेंगे आप। तो वो ये बॉडी में आता है, मतलब ऐसे बॉडी में इम्प्रूव किया जाता है बॉडी को। अगर 10 में से 3 मिल रहा है तो आप पे कंटेंट है, आप जानते सब कुछ हो। उसके ऊपर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है जो कि मैं इंडिविजुअली 1 2 3 4 जब बताऊंगा तो उसके रेफरेंस में बताऊंगा कि क्या करना है। पर ये रूल ऑफ थंब था कि 3 ब्लॉक बनाने। यूजुअली सब हेडिंग ऐसे वर्ड्स यूज करे जाने चाहिए सब हेडिंग में जो क्वेश्चन में लिखी हुई है। उससे क्या होता है जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको फील आता है कि आपने जो क्वेश्चन में पूछा गया था सब कुछ वो सारे एस्पेक्ट्स को टच किया था अपने सब हेडिंग में सेम वर्ड्स यूज करके। तो ये है, मैं ये चीज़ आप खुद देखोगे, नोटिस कर लोगे आप दूसरों जब टॉपर्स के आंसर पढ़ोगे कि वो ये करते हैं। तो 1 2 3 4 में बोलता हूँ मैं। हाँ, इसमें हिस्ट्री आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, सोसाइटी आता है और जियोग्राफी आता है। तो हिस्ट्री में मेनली अगर आप देखोगे तो 2 टाइप की हिस्ट्री है। एंशिएंट मिडिवल में राजा महाराजा क्या करते थे उससे मतलब नहीं था, आर्ट एंड कल्चर आता है एंशिएंट मिडिवल का। और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में सब कुछ आता है, मॉडर्न इंडिया का आर्ट एंड कल्चर भी आता है, अक्सर पूछते नहीं पर आता है। तो हिस्ट्री का जब आप आंसर लिखिए, जब अपने नोट्स बनाए तो इस बात को ध्यान में रख के बनाइएगा कि मोस्टली आपको 2 पेज का आंसर अटेम्प्ट करना है इस पर। मॉडर्न इंडिया में नोट्स बनाए तो यह ध्यान के रखिएगा मोस्टली 3 पेज का आंसर आता है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से पूछ लेते हैं। तो अपने नोट्स उसी हिसाब से बनाइएगा, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ब्रेड्थ में जाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायग्राम्स एग्जाम्पल्स बहुत यूज़ कीजिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मानो हम इसमें भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूजुअली भक्ति का क्वेश्चन आ जाता है कि जी वुमेन भक्ति सेंट्स कौन थी। तो आप पे आपके नोट्स में एक अलग टॉपिक होना चाहिए जहाँ पे वुमेन भक्ति सेंट्स को आप लिखोगे। नॉर्थ ईस्ट से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नॉर्थ ईस्ट के कौन लीडर्स थे। लोगों ने पढ़े नहीं होते, मेन स्ट्रीम में पढ़ाए भी नहीं जाते, पर क्वेश्चन आ जाता है। तो आप जब अपना नोट्स को वैसे प्रिपेयर करके रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं, तभी आप आंसर अच्छा लिख पाएंगे। तो कोई क्वेश्चन आया, अब मैं एक बार ना मैं पिछले साल के क्वेश्चन खोल लेता हूँ। हाँ, तो इसमें ना बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें। ये ना एक्चुअली प्रीवियस ईयर में सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रखा है। सब्जेक्ट वाइज कभी नहीं देखना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे ही आप सब्जेक्ट वाइज देखते हो आपकी सोचने की क्षमता लिमिट हो जाती है उस सब्जेक्ट पे। तो ये फॉर्मेट कभी मत यूज़ कीजिए। मैं जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आया है, चोल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस। तो इसमें एसेंशियली आप इसको आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दोगे, जबकि आर्ट एंड कल्चर का इकोनॉमिक्स से बहुत रिलेशन था। तो इसमें एक पॉइंट बनता है कि चोल राज्य इतना अमीर था इसलिए उनके टेम्पल भी अच्छे थे। तो वो पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो वो कभी मत कीजिए। एक्चुअल पेपर यूपीएससी की वेबसाइट पे होता है, उसी को डाउनलोड कर लीजिए, मतलब उससे लिमिट हो जाते हो आप। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन था, हाउ विल यू एक्सप्लेन मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट्स द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि उसका टेम्पल सोशल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर में 2 ब्लॉक बनाने थे। तो पहला ब्लॉक क्लियर है कि पहला ब्लॉक हम उस जमाने के मिडिवल जो भी ये जो टेम्पल स्कल्पचर्स की बात कर रहा है उसके ऊपर बोलेंगे। तो जो भी एग्जाम्पल याद है आपको और जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसके बारे में वो इस ब्लॉक में लिखिए। 5 ही पॉइंट लिखने हैं, 2-3 तो पॉइंट एग्जाम्पल से आ जाएंगे, 2-3 आपको सोच के लिखने पड़ेंगे कि जैसे उस जमाने के स्कल्पचर को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि उस जमाने की क्लोथिंग कैसी थी, लोग बाग सेरिमोनियली कैसे कपड़े पहनते थे। कभी कभी स्कल्पचर्स में कोट सीन होता है तो कोट सीन के बारे में आइडिया लग जाता है। तो एक हिस्सा तो ये क्लियर है, ये इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये आपके प्रिपरेशन था कि आपको कुछ पता है इस कल्चर आर्किटेक्चर पे, आपने कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा है लिख दो। 5 पॉइंट लिखने लिख दिया। सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम ये बताएंगे कि ये कैसे सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन जब सेकंड पार्ट लिखोगे तो सोशल लाइफ यूजुअली मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई सोशल लाइफ के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ सोसाइटी के बारे में नहीं पूछा। मैं यूजुअली कैसे लिखता था, मैं सोशल लाइफ में ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखूंगा जी सोशल लाइफ और ऐसे करके लिख दूंगा। तो सेम वर्ड यूज़ किया है मैंने ताकि सब हेडिंग में उसको क्लियर हो जाए। और फिर यहाँ पे एक ऐसे बात बनाऊंगा
ये मैं टेबल बनाऊंगा, ऐसे पेज यूं चल रहा है और यहाँ पे लिखूंगा सोसाइटी, मैरिज है, स्टेटस। बहुत बार अलग स्टेटस के लोग अलग कपड़े पहनते हैं जो कि स्कल्पचर्स में दिखता है, तो ऐसे करके लिखूंगा और ये डायमेंशन बन जाएंगी। अब जब एग्जामिनर मेरा देखेगा तो एग्जामिनर को दिखेगा कि बच्चे को सोशल लाइफ को उसने ब्रेड्थ कवर की है कि जी हाँ, ये इसमें 1-2 पॉइंट लिख दिए, मैरिज में 1-2 पॉइंट लिख दिए, स्टेटस में 1-2 पॉइंट, इकोनॉमिक्स भी पॉसिबली सोसाइटी का पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन देखते तो शायद दिमाग में नहीं आता कि यार ये इकोनॉमिक्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे कर दिया। तो ये टेबल बनाने से एग्जामिनर को क्लियरली दिखता है कि हाँ, बच्चे ने ब्रेड्थ कवर करी है और सारे एस्पेक्ट्स पे कुछ ना कुछ लिखा है। एक और पेज दिया जाता तो और लिख देता, पर एक और पेज नहीं था तो इसलिए 1-1, 2-2 पॉइंट लिख के निपटा दिया। ऑल्दो शायद एक और पेज के लिए कंटेंट होता नहीं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं। एक जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे एक मेरे को याद है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछा जा रहा था, सोसाइटी का पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन वुमेन, इंडियन चिल्ड्रन, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, ओल्ड एज पीपल, ऐसे करके 4-5 चीज़ें और लिख रखी थी, पब्लिक हेल्थ ऐसे। तो अब जब आप इसको पढ़ोगे तो एक तरीका है कि बिना टेबल बनाए आपने चीज़ें लिख दी, तो जब एग्जामिनर उसको पढ़ेगा तो उसको शायद उतना अच्छा ना लगे, उसको नहीं लगेगा कि आपने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया। तो टेबल बनाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि एग्जामिनर को क्लियरली दिख रहा है कि आपने किन किन एस्पेक्ट्स को छुआ है। दूसरा फ़ायदा ये होता है टेबल बनाने का, आप लोग की खुद की, जब आप स्पेस मैनेजमेंट पे बात आती है तो मैं यूजुअली टेबल पहले बनाता था लिखने से पहले, तो मैं अपने आप को फोर्स कर देता था कि मैरिज में 2 ही पॉइंट लिखने हैं, इतनी जगह दी है, टेबल पहले बनती थी, कंटेंट बाद में लिखता था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है, मुझे आर्किटेक्चर के बारे में तो बहुत कुछ पता है, मुझे इकोनॉमिक्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कुछ खासा पता नहीं है, तो आर्किटेक्चर पे आए 5 पॉइंट, इकोनॉमिक्स शायद 1 ही पॉइंट आया, नहीं भी आया। तो जब आप टेबल पहले बना देते हो तो आपको खुद को पता चल जाता है कि जी हाँ, 2 ही पॉइंट लिखने की जगह जो बेस्ट पॉइंट है वो लिखो और बाकी में भी 1-1 पॉइंट तो लिखो, तो आपकी खुद की भी मैनेजमेंट अच्छी होती है और क्वेश्चन को एक होलिस्टिक वे से आप रिप्रेजेंट कर पाते हो। CS1 हिस्ट्री के क्वेश्चन यूजुअली इंट्रो में ज्योग्राफी ऑफ ज्योग्राफिकल और टाइम जोन, ज्योग्राफी और टाइम, इसके बारे में जरूर मेंशन कीजिएगा। कोई भी टेम्पल आर्किटेक्ट, जैसे चोल वाला क्वेश्चन था, चोल आर्किटेक्चर पे, तो लिखिए कि जी इसका उरायूर में कैपिटल था, मेनली साउथ इंडिया में तमिलनाडु एंड सराउंडिंग रीजन्स में था। टाइम जोन लिखिए कि जी 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 10th के बाद 1050 टाइप्स में पीक किया था राजा चोला के अंदर, तो वो लिखिए, ये इंट्रो में लिखिए, प्रिपेयर भी ऐसे ही कीजिए अपना। मेनली हिस्ट्री के इंट्रो ऐसे रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का इंट्रो भी बहुत क्लियर रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, टाइम पीरियड लिखिए, अमेरिकन और फ्रेंच में तो जगह लिखने की जरूरत नहीं है, मेन आदमी लिख सकते हो आप कि जी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे शायद मेरे को याद नहीं, पर मानो इटालियन यूनिफिकेशन आया तो आप काबूर का नाम लिखिए, और गारिबाल्डी और एक और था शायद, 3 नाम थे, मजीनी था शायद, तो ये 3 नाम लिखिए। जर्मन का आया तो आप वो लिखिए, उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी बिस्मार्क की, तो ये इंट्रो में लिख दीजिए। सोसाइटी का यूजुअली इंट्रो बहुत डिफिकल्ट होता है, सोसाइटी को प्रिपेयर करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि नोट्स मिलते नहीं है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप जो एक्चुअल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उस सब पे 2-2, 3-3 पेज लिख रखे हो आप, जैसे अर्बनाइजेशन, स्लमिफिकेशन, ऐसी चीज़ें हैं आपकी नोटिफिकेशन में पॉइंट मेंशन्ड है, ग्लोबलाइजेशन मेंशन्ड है, तो वो आप पॉइंट कर लो, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा सोसाइटी का आंसर क्या है। दूसरे बच्चों का आंसर पढ़ोगे उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इंट्रो क्या है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का यूजुअली इंट्रो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन से आता है, मैं पॉलिटिकल साइंस करता तो मैं PSIR की डेफिनेशन चेपता था, एक एंथनी गिड्डन्स की एक डेफिनेशन है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ social relations across time and space such that one event on one place affects another event on another place, ऐसे करके लिखता था मैं। तो मतलब आप डेफिनेशन रट के जाइए, जो आपको बहुत हैंडी यूज होंगी। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 3 होते हैं यूजुअली। ज्योग्राफी अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आपको लगेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी है,
ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, 3 ज्योग्राफी होती हैं। ये तीनों की एक एक बुक है, 11वीं 12वीं क्लास की, तीनों पढ़ लो, वो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी के इंट्रो भी यूजुअली ऐसे ही होते हैं, डेफिनेशन लिखिए, जैसे अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी पड़ गई, ह्यूमन सेटलमेंट्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ गई, तो आनी चाहिए। डेफिनेशन लिखिए। इसमें ज्योग्राफी में जितना ज़्यादा हो सके उतना मैप फिट करने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। मतलब मैं आज भी शायद ड्रॉ कर सकता हूँ इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप। और प्रैक्टिस कीजिए कि लेस देन 1 मिनट में एक बार से, पेन से रादर देन पेंसिल से, पेन से एक बार में हम एक डिसेंट सा मैप बना पाए। तो ये ज्योग्राफी में ये करने की जरूरत है। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ों के आपको डायग्राम्स आने चाहिए। जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स के अगर आ गया कोई टेक्निकल क्वेश्चन, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स का एक, हर सेटलमेंट का एक डायग्राम होता है, वो पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में बहुत बार आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उस पर खैर मैं दोबारा बात करूंगा। फॉर एग्जांपल वाटर की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वाटर में एक टॉपर का आंसर पढ़ के मेरे को पता चला था, कोई फ्रैंकल मार्क करके एक इंडेक्स रहता है वाटर में, तो वो वाटर इंडेक्स पहले इंडिया का इंडिपेंडेंस के आसपास 5000 था, अब गिर के 1700 पे आ गया, और 1100 पे आपका वाटर स्ट्रेस वाला चालू हो जाता है। तो ऐसे एक चार्ट बना देता था मैं हर बार, ऐसे ये 5000 और ये 1100 ऐसा कुछ था, और ये 1700, और ऐसे एक लाइन बना देता था 1100, इस पे स्ट्रेस चालू हो जाता है। तो ये जब मैं अपने उसमें आंसर में लिख देता हूँ, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने आता है, मतलब इसको टेप लो, कोई ऐसी वो नहीं है, और दूसरों के पढ़ोगे आंसर तो आपको खुद मिलने लग जाएंगी ऐसी चीज़ें कि वो क्या करते हैं इसमें। तो ज्योग्राफी में ऐसी चीज़ें कीजिए, दूसरों के आंसर पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा। अच्छा, वाटर बेस्ड क्वेश्चन में फ्रैंकल मार्क इंडेक्स को यूज़ करते हैं। लैंड में कोई चार्ट होगा, यूजुअली एनर्जी के ऊपर कभी कभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी कंजम्पशन क्या है। इट इज़ अ गुड सजेशन कि आप पाई चार्ट बनाइए एनर्जी में, कि जी ये 55% कोल है, इतना गैस है, इतना हाइड्रो है, एटॉमिक 2% है, तो ऐसा पाई चार्ट बनाइए। आप ये सीधा भी लिख सकते हो अपने आंसर में, पर पाई चार्ट बनाना अच्छा रहता है। तो ज्योग्राफी में ऐसी कोशिश कीजिए, ग्राफ्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए, मैप ऐड कीजिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन में अच्छा है कि आप सीधा बना के दिखाओ उसको कि यहाँ मिलता है, उससे थोड़ा आसान भी हो जाता है, आपको जगह का नाम याद करना नहीं पड़ता। तो कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो आप GS1 के पेपर में, यही सब करके 112 आए हैं मेरे हैं। GS2 में क्या क्या आता है? GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR। राइट। पॉलिटी के बारे में क्या किया जाए? पॉलिटी और गवर्नेंस वैसे भाई हैं एक दूसरे के, बहुत सिमिलर सब्जेक्ट है। आपके नोट्स में मेजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स और मेजर अमेंडमेंट्स ये लिखे होने चाहिए, और आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बच्चे लिखते हैं, यूजुअली लोगों को शेड्यूल 7 याद रहता है फेडरलिज्म में, पर लोगों को जो याद नहीं रहता है कि उसका करस्पॉन्डिंग आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 246 ऐसा कुछ है। तो वो जब आप सिर्फ शेड्यूल 7 लिखोगे, सारी दुनिया शेड्यूल 7 लिख के आ रही, पर आप जब 246 भी लिखोगे तो एग्जामिनर को चेक करते हुए लगेगा कि बच्चे ने थोड़ा अलग प्रैक्टिस कर रखी है, आधा नंबर मिलेगा। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, मेजर अमेंडमेंट्स ये पता होने चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए। सारे वो नहीं याद होना चाहिए, एग्जैक्ट कंटेंट क्या है वो भी जरूरत नहीं है, पर मोटा मोटा क्या कह रहा है वो आर्टिकल वो याद होना चाहिए। आर्टिकल 19 है जो मैं आप कहूँगा शायद ABCDEFG ये सारे पता होने चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है बजाय हवा में बातें करना। आप कहो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन लिखा है, बजाय आप सीधा लिख दो कि ये 19 में लिखा है। सिमिलरली गवर्नेंस, गवर्नेंस में यूजुअली सेकंड ARC को बहुत कोट किया जाता है। सेकंड ARC है, अब सेकंड ARC को कोई पढ़ता तो है नहीं, पर लिख सब देते हैं, मैं भी यही करता था। तो अच्छा है कि आप सेकंड ARC की 15 रिपोर्ट के नाम पढ़ लो,
जैसे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स रिपोर्ट 10 में लिखी गई है, तो बजाय आप सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में आप कहो कि सेकंड एआरसी ने ये रिकमेंड किया, मैं ये लिखता था सेकंड एआरसी इन रिपोर्ट 10 टाइटल्ड रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिकमेंड किया गया है। तो ऑल्दो रटा मैंने भी वहीं से है जहाँ से आपने पढ़ा है, मैंने भी जिस्ट ही पढ़ी है इनकी, एक दो रिपोर्ट पढ़ रखी है मैंने खुद से, पर मेजॉरिटी मैंने भी यही जिस्ट पढ़ी है। बट जब आप नाम लिख देते हो रिपोर्ट का तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, वो 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देगा सिर्फ नाम लिखने की वजह से कि ये मजे नहीं मार रहा है, ऐसे नहीं लिखा है इसने सेकंड ईयर, इसको पता है कि इस रिपोर्ट में, इनफैक्ट रिपोर्ट 10 मैंने पढ़ रखी है। तो जो कहानी हम लिखते हैं कि जी शुरुआत में ब्यूरोक्रेसी में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनमें कॉर्डियल रिलेशंस थे, अब वो डिग्रेड हो गए हैं, ये इसके चैप्टर 15 में इंट्रो में लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे लिख देता था कि चैप्टर 15 में कहा गया है। तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके आंसर में, और उसको बक्से में भी डाल देना ताकि दूर से दिख जाए कि हाँ जी ये रिपोर्ट हमने पढ़ी है, ऐसे ही मजे नहीं कर रहे हम, है नहीं भाई, पेन चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा, पेन चेंज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। एक ब्लू पेन है ना, उससे ही प्रैक्टिस करना और उसी से करना सब कुछ, पेंसिल भी यूज़ नहीं कर पाओगे पेपर में, एक पेन होता है, सब उसी से करते हैं, सारे सेलेक्टेड बच्चों का एक पेन से लिखा होता है, कोई भी 2 पेन यूज़ नहीं करता है, रियरली मैंने किसी का आंसर नहीं देखा आज तक जो 2 पेन यूज़ कर, एक पेन से लिख दो। एक और जनरल ऑब्जर्वेशन जो थी, यूजुअली जो टॉपर लोग होते हैं वो 2 टाइप की हाईलाइटिंग यूज़ करते हैं। अक्सर क्या होता है अंडरलाइन मारने की आदत बन जाती है, तो बहुत ज़्यादा अंडरलाइन हो जाता है, तो ऐसे नाम रिपोर्ट का मैं बक्से में डाल देता था, तो एक अंडरलाइन मार रहा हूँ जो ऐसे ही मेरे को अच्छा पॉइंट लगा, कोई फिगर लिख दी मैंने तो उसको अंडरलाइन कर दिया, पर जो इम्पैक्टफुल चीज़ है उसको बक्से में डाल दिया। बहुत लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, बहुत लोग अंडरलाइन मारते ही नहीं है इतनी, तो जहाँ पे भी अंडरलाइन करते हैं वो सीधा इम्पैक्ट करती है, कुछ लोग ऐसे गोला बना देते हैं, तो यूजुअली 2 लेवल की हाईलाइटिंग रखते हैं लोग, मैं भी 2 लेवल की रखता था। तो गवर्नेंस में आप सेकंड एआरसी के इंडिविजुअल उसकी कर लीजिए, जैसे आरटीआई पे क्वेश्चन है तो ये मत कीजिए कि सेकंड एआरसी में का है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट 1, लक्ष्मीकांत मेंस में बिल्कुल काम नहीं आने वाली, मेरे को आज तक काम नहीं आई थी। यूजुअली पॉलिटी के क्वेश्चन आते नहीं है, यूजुअली गवर्नेंस की क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो कहते हैं, पर मेजॉरिटी जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था 2022 में जो कि कुछ कुछ पॉलिटी से रिलेटेड था कि इंडियन प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्रेसिडेंट इनके होता कैसे है, तो उस वो क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ मैं, चलो अब आपने पूछ लिया तो। हाँ ये 3 पेज का क्वेश्चन आया था, मुझको याद है। हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच आर इलेक्टेड। बहुत अच्छा आंसर लिखा था मैंने, और मुझे इस आंसर में कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ एक चीज पता थी फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में। कौन पढ़ता है कि ये कुछ सेकंड बैलेट करके इनका प्रोसेस होता है, ये आप लोगों को पता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? सब लोग जाते हैं इलेक्शन में, डायरेक्ट वोटिंग होती है, अगर कोई किसी को 50% नहीं मिला तो टॉप 2 को पकड़ लेते हैं और उनकी दोबारा वोटिंग करवाते हैं, और जो इसलिए सेकंड बैलेट कहते हैं, तो इन 2 लोगों में लोग दोबारा से वोट करते हैं और इनमें जिसको 50% मिल गया उसको मिल गया। मुझे केवल इतना पता था और मैंने 3 पेज भर के आया था। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपके प्रोफेसर लोगों जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी नहीं पता ये क्वेश्चन दिया ही गया है इसलिए कि अब देखते हैं कि कैसा आप करते हो। तो मेरी प्रेजेंटेशन ये थी, ऐसे पेज था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैंने इंट्रो मार दिया, वही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल चेप दो और लिख दो सिमिलरली फ्रेंच में भी होगा, ठीक है, याद तो है नहीं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है कभी, पर लिख दो, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे टेबल बनाई थी, यहाँ इस वाले में लिखा था डायमेंशन, ये एक्चुअल आंसर लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा था इंडियन प्रेसिडेंट और यहाँ पे फ्रेंच का प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या क्या, अब कंटेंट तो है नहीं, 3 पेज भरने बहुत डिफिकल्ट है। पहली चीज कि इंडियन प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, तो लिख दिया यहाँ पे इस आर्टिकल नंबर में, यहाँ पे लिखा आर्टिकल्स, रेलेवेंट आर्टिकल्स, यहाँ पे लिख दिया इंडियन प्रेसिडेंट का पता था, यहाँ पे लिख दिया सिमिलरली फ्रेंच प्रेसिडेंट की पोस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, आता तो है नहीं तो आर्टिकल लिखा नहीं, कोई बात नहीं। सेकंड, और क्या पता है इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में?
फॉर एग्जांपल इलेक्टोरेट पता था मुझे इंडियन प्रेसिडेंट का कि आम लोग नहीं होते, और मुझे फ्रेंच प्रेसिडेंट में पता था उनमें आम लोग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्टोरेट, यहाँ पे इतना बड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इंडियन प्रेसिडेंट का क्या है। उधर ज़्यादा पता नहीं था तो उधर लिख दिया यहाँ डायरेक्ट होता है, शायद से करेक्ट है पर पता नहीं था तो डायरेक्ट लिख के लिख दिया सारे सिटीजन इलेक्टोरेट में आते हैं। सेकंड पेज पे सिमिलरली कंटिन्यू हो रहा है ये टेबल वाला फॉर्मेट। और क्या क्या पता है इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में? जैसे एक चीज आप लोगों को पता होगी कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है, पीसीआई नहीं देखता है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, इधर अपने मन से जो आपको लग रहा है श्रद्धा है लिख दो कि फ्रेंच में क्या होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मोस्टली फेडरल, उस पर तुक्का मारना आसान रहता है कि फेडरल कोर्ट देखता है, ठीक है। पर इंडियन का मेरे को पूरा पता था तो यहाँ पे मैंने ढंग से लिखा था कि जी इनफैक्ट मुझे ये भी पता था इसका एक अलग एक्ट होता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन करके एक एक्ट होता है, उस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो वो मैं मेंशन भी करके आया था। और क्या क्या पता है फ्रेंच प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में क्या पता है? फ्रेंच के बारे में कुछ नहीं पता। कोटा, इंडियन प्रेसिडेंट में इलेक्शन होता है एसवीपी के थ्रू, तो वहाँ पे इलेक्शन मुझे पता था सेकंड बैलेट होता है, तो वहाँ पे लिख दिया सेकंड बैलेट और सेकंड बैलेट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और क्या पता है? सीक्रेट बैलेट है कि नहीं है, तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट यहाँ पे यस। और क्या तुक्का मारना चाहिए हमें फ्रेंच प्रेसिडेंट में? मोस्टली सीक्रेट ही होगा भाई, पब्लिकली थोड़ी कोई वोट कर रहा है, तो पॉसिबली यस, पता है नहीं पर यस, गुड गैस, ठीक है। ऐसे करके हुए मैंने 3 पेज भर दिए। पॉसिबली कंटेंट देखते ही एग्जामिनर को पता है बच्चे को फ्रेंच प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कुछ आता नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है आंसर उसको पता है इसने बाकियों से अच्छा किया है, तो बाकियों को मिल रहे होंगे 2, वो तो 3 पेज नहीं भर पा रहे होंगे। मैं 3 पेज भर के आया हूँ, मुझको मिल रहे होंगे 4, तभी 107 आए हैं। एक और अच्छी बात टेबल बनाने की, टेबल बनाने में अक्सर कंटेंट कम होता है तो चल जाता है क्योंकि आप खुला खुला लिख सकते हो। यहाँ पे इतना बड़ा बना दिया, यहाँ पे एसवीपी लिख के छोड़ दिया, यहाँ पे कोटा पता था मुझे प्रेसिडेंट का तो वो लिख दिया, उधर फ्रेंच वाला छोड़ दिया, तो स्पेस ऐसा नहीं लगता कि आपने खाली किया है, ऐसा लगता है ठीक है डिमांड ऐसी थी आंसर लिखने की। यूजुअली कंपैरिजन में टेबल बनाना अच्छा रहता है, जो स्कूल में बिटवीन करके लिखते थे ना, वो अच्छा फॉर्मेट है, यूपीएससी में भी चलता है। तो ऐसे आंसर लिखा था मैंने, और मैं बाहर आके जिससे पूछा था मैक्सिमम जिनको पता था फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में उनको सेकंड बैलेट पता था, उसके आगे किसी को कहानी नहीं पता, किसी को नहीं पता था। ये क्वेश्चन दिया ही गया था चेक करने के लिए कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप खुद सोचिए कल आप ब्यूरोक्रेट हो गए, आपको सेकंड एआरसी बनाने को दे दी, मानिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली सेकंड एआरसी बनाने, तो भाई 150 पेज लिखना है और 15 रिपोर्ट बनानी है, कम से कम प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी चाहिए, खोल के देखना एक्चुअली अच्छी है उनकी प्रेजेंटेशन। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपकी प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए आते हैं। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय द वे, फ्रेंच प्रेसिडेंट बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए आपको, पर पॉसिबली 10 में से 4 नंबर लाने के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है उस लेवल पे अगर आप देखो। तो ज़्यादा मैटर करता है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया अपने आंसर को, ठीक है। हाँ, एक आईआर वाले क्वेश्चंस में क्या करता था मैं यूजुअली आप में से किसी का पीएसआईआर बैकग्राउंड है? किसी का भी पीएसआईआर बैकग्राउंड हो तो जीएस में पीएसआईआर चलता नहीं है, जीएस के लिए अलग होता है स्टाइल लिखने का आंसर, ऑप्शनल में अलग होता है, तो ऑप्शनल का नॉलेज मत यूज कीजिए, नॉलेज यूज कर लीजिए पर स्टाइल बिल्कुल अलग रहता है। यूजुअली जैसे एक बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है कि जी डू यू थिंक बिम्स्टेक इज पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क, व्हाट आर द सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज बिटवीन टू, हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका इंट्रो बहुत क्लियर है जी, बिम्स्टेक को डिफाइन कीजिए, सार्क को डिफाइन कीजिए। डिफाइन कैसे करें? फुल फॉर्म पता है तो बढ़िया है, अच्छा इम्पैक्ट आता है, जैसे एससीओ की शंघाई कोऑपरेशन एससीओ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, तो लिख दोगे बढ़िया रहेगा। हेडक्वार्टर्स अगर आपको पता है आपके इंट्रो में लिखे जा सकते हैं, नहीं पता चलेगा। मेंबर स्टेट्स एटलीस्ट 2-4 मेंबर स्टेट्स लिख के एक्सेट्रा मार सकते हो आप, तो मेजर मेंबर स्टेट्स पता हो तो फायदा हो जाता है। कुछ मार्की चीज उसके बारे में आपको पता हो, जैसे ये जो G20 है
ये शायद से एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बना था। तो आप ऐसा मार्की वो जो है अपने उसके उसमें लिख सकते हो इंट्रो। तो यूजुअली इंट्रो ऐसे देना रहता है इसका। तो बिमस्टेक को डिफाइन करो और उसको डिफाइन करो सार्क को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, मेंबर लिखो, हेडक्वार्टर पता है हेडक्वार्टर लिखो, कोई मार्की पॉइंट एक लाइन भी याद है वो लिख दो। सेकंड है, सेकंड पार्ट इसका, जैसे पहला पार्ट, पहला जो वो है, डू यू थिंक इट इज पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क। अब भाई अपना विचार लिखना नहीं है, इनफैक्ट यस नो भी नहीं लिखना है। सिंपल मैं ऐसे करता था, ये लिख दिया डू यू थिंक, डू यू थिंक, क्वेश्चन की लैंग्वेज टेप दी कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, यस नो। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे। एग्जामिनर चेक करेगा, उसको दिख जाएगा कि बच्चे ने पहला एस्पेक्ट टच कर लिया है। सेकंड एस्पेक्ट क्या है, वो खुद पूछेगा आपसे, व्हाट आर सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज बिटवीन टू। तो सिमिलैरिटीज में तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटीज लिख के लिख दो क्या सिमिलैरिटीज है बिमस्टेक और सार्क में। इंडिया कॉमन है, मेनली साउथ एशिया बेस्ड है, दोनों के दोनों सब रीजनलिज्म का है, ऐसी सिमिलैरिटीज लिख दी। डिससिमिलैरिटीज में अगेन ऐसा बना दो कि क्या डिससिमिलैरिटीज है जो सार्क में है बिमस्टेक में नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया है, और जो बिमस्टेक में है और सार्क में नहीं है। फॉर एग्जांपल बिमस्टेक चलता है, सार्क चलता नहीं है। सार्क के लिए बोला जाता है सार्क इज जैम्ड व्हीकल। उसने बोला एस जयशंकर, एकदम मस्त बक्से में डाल के लिख देना, क्योंकि एस जयशंकर सिटिंग मिनिस्टर है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो उनका नाम लिखना हमेशा फायदा रहता है। कभी कभी उनके नाम से आप फ्लूक भी मार सकते हो कि शायद ये बात उन्होंने कही है, फ्लूक मारा जा सकता है। बहुत कुछ कहते हैं, हमेशा चेक नहीं होएगा आपका कि ये एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, फाइनल है, हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये लाइन जो है ये दो एस्पेक्ट्स को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को रिलेट कीजिए बिमस्टेक से कैसे होते हैं। एक तरीका है कि आप इसको रिलेट करके दिखा दो कि जी ये ऑब्जेक्टिव ऐसे फुलफिल कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव ऐसे फुलफिल कर रहा है। दूसरा तरीका है कि आप बताओ कि ये चीज़ें फुलफिल हो रही है और ये चीज़ें शायद फुलफिल नहीं हो रही है। तो अगेन आप ऐसे लिख सकते हो, हाउ आर दीज फुलफिल्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, एरियाज वेयर बिमस्टेक बेनिफिट्स, एरियाज वेयर इट कैन इम्प्रूव। नेगेटिव मत लिखो, इट कैन इम्प्रूव टर्मिनोलॉजी यूज करो। और आई गारंटी यू किसी ने आज तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ी है। मैं PSIR का होकर बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी फॉर्मली इंडियन फॉरेन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी पता तो है नहीं किसी को क्या है, तो उसको कैसे रिलेट करो। तो यहाँ पे अगेन आपके प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगी। तो क्योंकि मैंने ऐसे प्रेजेंट किया है तो मेरे को पता है, जैसे बिमस्टेक हमारे फॉरेन पॉलिसी में एफिशिएंसी की बात करें तो बिमस्टेक उधर हेल्प करता है। साउथ ईस्ट एशिया से हमारा कनेक्ट बनाने के लिए बिमस्टेक हेल्प करता है। तो साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिसी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिखोगे और उसको लिख दो कि बिमस्टेक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड साउथ आसियान। तो ऐसे कर सकते हैं। इधर नहीं करता है, लुक वेस्ट पॉलिसी भी है इंडिया पे, किसी को नहीं पता हो तो लुक वेस्ट पॉलिसी में बिमस्टेक बिल्कुल हेल्प नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको चाहिए उसके अंदर। और किस में हेल्प नहीं करता बिमस्टेक, तो फॉर एग्जांपल बिमस्टेक साउथ साउथ कोऑपरेशन में उतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो अफ्रीका से है रिलेटेड। इसमें आप लिख सकते हो कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, जिसमें बिमस्टेक पार्शली हेल्प करता है और पार्शली नहीं करता है। तो कुछ नेबरहुड से कनेक्ट करता है, मालदीव्स इनसे कनेक्ट नहीं करता, पाकिस्तान नेबर में तो आता ही है भाई, तो उससे कनेक्ट नहीं करता। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर देखेगा कि आपने लिखा है कि इन एस्पेक्ट में बिमस्टेक हेल्प कर रहा है और इन एस्पेक्ट में बिमस्टेक हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसको फील होएगा कि आपने एक होलिस्टिकली इन दो चीज़ों को रिलेट किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन मेनली प्रेजेंटेशन बेस्ड है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली किसी ने नहीं पढ़ी है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, लोग रैंक 1 भी लाओगे उसने भी नहीं पढ़ी है, तो पर वो लिख के आ जाएगा अच्छे से आंसर। तो आंसर लिखने की कला है थोड़ी। जैसे ये है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 सोशल जस्टिस है। बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड्स डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिस्कस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एसेंशियली दो चीजें पूछ रहा है हमसे। सबसे पहली लाइन है, बिसाइड्स
वेलफेयर स्कीम, तो 3 वेलफेयर स्कीम लिख दो जो भी आपको मेनली आती है इंट्रो के बाद। इंट्रो क्या लिखेंगे इसका, एनी गैस? हाँ, वेलफेयर वो खुद ही बोल रहा है, वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 38 लिख दो, वो खुद ही वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूजुअली इस क्वेश्चन में अगर आप वेलफेयर स्कीम्स नहीं लिखो चल जाएगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है क्वेश्चन कि जी वेलफेयर स्कीम्स के अलावा ये चीज़ें करने की जरूरत है। पर अगर आपको एग्जामिनर को अच्छा इम्पैक्ट देना है तो आपको लिखना चाहिए कि वेलफेयर स्कीम्स क्या है मेजर, जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ है, फाइनेंस में आपकी डिजिटल इंडिया आ गई, हाँ मनरेगा आ गई। तो ऐसे 2-3 लिख दो कि एग्जामिनर को लगे ऐसा नहीं है आपने पहले 3 शब्दों को पढ़ा नहीं है। तो वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात की। उसके बाद 2 चीज़ों को कनेक्ट करने की कह रहा है, डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को उस स्टाइल में नहीं लिखते जैसे मैं एक स्पेसिफिक स्टाइल में लिखता था, तो बहुत बार पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी सुनने में सेम साउंड करता है, लेकिन एक्चुअली ये मैं जैसे कहता हूँ ये इसमें क्रॉस बनता है। तो इन्फ्लेशन को पुअर से रिलेट करना है, इन्फ्लेशन को अंडर प्रिविलेज से रिलेट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को पुअर से रिलेट करना है और अनएम्प्लॉयमेंट को अंडर प्रिविलेज से रिलेट करना है। तो 1 2 3 4 एस्पेक्ट हो गए। तो ये चारों एस्पेक्ट पे 2-2 पॉइंट लिखे जाने चाहिए और रिलेट भी कर पाओगे आप बहुत आराम से। अगेन टेबल बनाना यहाँ पे हेल्प करता है। मैं यूजुअली कैसे लिखता है, डेफ्ट मैनेजमेंट यूज किया है तो सब हेडिंग आती है डेफ्ट मैनेजमेंट, डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जाता है ब्रैकेट में ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में मेहनत ना लगे कि कहाँ मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आती टेबल, पहले ही बना देता, यहाँ लिख देता पुअर और यहाँ लिख देता अंडर प्रिविलेज्ड, और अब सोचना चालू करता पुअर और अंडर प्रिविलेज में अंतर क्या है। इससे पहले ये लिख देता क्योंकि वर्डिंग क्वेश्चन की यही बोलती है। और अगेन जो सेकंड डब्बा बनता, सेकंड डब्बे में लेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और सेम ये पुअर और अंडर प्रिविलेज। अब इररिस्पेक्टिव में कंटेंट क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जामिनर को देख के पता चल जाएगा इसने सारे एस्पेक्ट को टच किया है क्वेश्चन के। और यहाँ पे जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है, यहाँ पे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके पॉइंट्स कैसे हैं। बहुत बार पुअर का पॉइंट यहाँ जाता है, अंडर प्रिविलेज का पॉइंट यहाँ जाता है, क्योंकि याद नहीं आ रहा भाई अंडर प्रिविलेज क्या है, फ्लो में लिख दिया, फिर बाद में देखा रही सही नहीं रहा। कोशिश करो कि पुअर का पुअर में, अंडर प्रिविलेज का तो अंडर प्रिविलेज। जैसे ही आप ये बना दोगे आपको समझ में आ जाएगा कि और भी टाइप की सोशल डिसएडवांटेजेस हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है पर पुअर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट, भाई कोई बैकवर्ड कास्ट से है उसके खिलाफ इसलिए थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उस पर पैसा नहीं है, उसके खिलाफ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि उसकी जाति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप कास्ट का एंगल लिख सकते हो। अगेन आपके दिमाग में आएगा जेंडर भी एक अंडर प्रिविलेज कैटेगरी है, तो पॉसिबली पुअर नहीं है वो पर जेंडर की वजह से हो रहा है। रूरल लोग, रूरल भी एक अंडर प्रिविलेज कैटेगरी है। इनफैक्ट मैंने 11th प्लानिंग कमीशन पढ़ा था, उसने बता रखा है 5-10 कैटेगरी बना रखी है जो अंडर प्रिविलेज्ड है पर शायद पुअर नहीं है। इंडिया की पॉवर्टी लाइन तो बहुत कम है, बीपीएल, तो हमारा जो रिक्शा चलाने वाला है ये बीपीएल से ऊपर है पर ये अंडर प्रिविलेज्ड है। तो कैजुअल वर्कर्स एक कैटेगरी हो गई। तो जब आप ऐसे लिखोगे एग्जामिनर पढ़ते ही देखेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है बच्चे ने सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आंसर लिखना आपको भी हेल्प करेगा। पहले टेबल बनाने से आप भी इंश्योर्ड रहोगे कि मैं पुअर पे ही नहीं लिखे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं अंडर प्रिविलेज भूल गया। तो क्वेश्चन को बेटर आंसर लिखने में हेल्प करता है। तो ये टाइप का जो फॉर्मेट है ये आपको बहुत सारी जगह दिखेगा। अब एक बार और देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेगा कि यूजुअली 2-3 चीज़ों को 2-3 चीज़ों से रिलेट करने की पूछा। एक में को याद है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के ऊपर क्वेश्चन था कि इनमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बताइए, इनकी आइडियोलॉजी, एम्बिशन और स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो अगर कोई सीधा लिख देगा आइडियोलॉजी स्ट्रैटेजी, इनमें कोई खास अंतर नहीं होता है, बहुत ओवरलैपिंग टर्म्स है, अंतर भी है ओवरलैपिंग भी है। तो कोई उसको सीधा लिखेगा तो वो पॉसिबली उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। पर कोई ऐसे लिखेगा कि जी सिमिलैरिटीज बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी, एम्बिशन, स्ट्रैटेजी, और एक और ऐसा यहाँ बना के आइडियोलॉजी, और यहाँ पे ऐसे लाइन बना के सुभाष चंद्र बोस और गांधी, तो
एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको देखते ही क्लियरली दिख रहा है कि आपने ये एस्पेक्ट टच किए हैं और ये, तो इसलिए इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ पॉइंट कम मैटर करने लग जाएगा, क्योंकि आप क्लियरली बता रहे हो कि जी ये ऐसे लिखने का है। ठीक है, हाँ। एक चीज ये थोड़ी प्रिपरेशन से रिलेटेड है बजाय आंसर राइटिंग से। GS 2 के पेपर में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शायद नॉर्मली पढ़ते नहीं हो पर पढ़नी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार मिस हो जाता है और इसके ऊपर अलग से हेडिंग है। कुछ रिपोर्ट्स है, सेकंड ARC की रिपोर्ट 10 है, रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। एक E-गवर्नेंस पे है, शायद से 11 नंबर की रिपोर्ट है, और एक 12 नंबर की रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक उसमें। तो ये सिटीजन सेंट्रिक रिपोर्ट गवर्नेंस में हेल्प करती है। तो बहुत बार ऐसे कहते हैं ना कि जी एपलेट मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो वो रिपोर्ट 13 में कहा गया। तो बजाय सीधे लिखने के ट्रिब्यूनल होने से, ये रिपोर्ट 13 में ये रिकमेंडेशन है, ऐसे लिखना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ? जैसे ये क्वेश्चन है, इंडिया इज एन ओल्ड फ्रेंड, एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। अगर आप सोचो कि आपको 10 नंबर में 2 ब्लॉक बनाने हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 ब्लॉक मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है इंडिया का रोल क्या है श्रीलंका की करंट क्राइसिस में, एक ही ब्लॉक है। पर अगर आपको पता है कि जी 2 ब्लॉक बनाने हैं, तो पहली लाइन एक ब्लॉक है, इंडिया इज अ एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, उस पर 5 पॉइंट लिखो, कैसे एज ओल्ड फ्रेंड है, जो कुछ भी पढ़ा है आपने इंडिया श्रीलंका के उसमें वो लिख दो, तो आपका ब्लॉक बन गया। और दूसरे ब्लॉक में कंटेंट इतना होगा नहीं, करंट अफेयर्स है तो थोड़ा छोटा भी हो गया दूसरा ब्लॉक, तो हेल्प हो गई। तो ऐसी चीज़ें करोगे तो ईजी हो जाता है आंसर लिखना। टेबल बनाना, मैं तो बहुत टेबल बनाता था, जहाँ मेरे को मौका मिलता था मैं टेबल बनाता था, क्योंकि टेबल बनाने में 5 पॉइंट लिखने हैं, इतनी जगह तो 2 वर्ड ने ले ली, खाली हो गया या, पर कभी एग्जामिनर को बुरा नहीं लगेगा कि आपने इतनी जगह खाली छोड़ दी। मतलब स्केल से नहीं बनाता था कभी भी, पर इतना बुरा नहीं जाता था पेपर में। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, यूजुअली क्या है, ऐसे 3 उंगली को रेस्ट करके बना सकते हो आप, ऐसे यू करके ना एक स्ट्रेट लाइन मारोगे, सीधी सी आ जाती है लाइन। इस बोर्ड पे तो नहीं आ रही, पेपर में आ जाती है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत वो चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने गोल बना दी टेबल। एसेंशली ऐसा लगना चाहिए कि हाँ टेबल बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, GS3 में मेरे 91 मार्क्स हैं, विच इज ओके। मतलब GS3 नंबर देते नहीं है यूपीएससी वाले। हाँ, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में GS3 में 60 थे, तो 60 से मैं 91 पे खींच के लेके गया हूँ इसको। पहले फर्स्ट में 60 थे, सेकंड में 75 हुए, फिर 90 हुए, 15 नंबर की इंप्रूवमेंट। अगले साल दूंगा तो शायद 105 हो जाए। आई विश। ठीक है, GS3 सबसे ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड होता है। यूजुअली लोगों को लगता है GS3 में इकोनॉमिक्स है। GS3 इकोनॉमिक्स भी नहीं है, इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी। इसके अलावा क्या आता है, एनवायरनमेंट, बायोटेक, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और भी 1-2 आती होंगी, और वो इकोनॉमिक्स में गिन लेता हूँ मैं। यूजुअली इकोनॉमिक्स से 50% क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप GS3 को इकोनॉमिक्स मान के चल रहे हो तो आधा पेपर तो आपको एलियन लगेगा। तो इसलिए ये सब भी टॉपिक है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में मुझको याद है 4 टॉपिक है। एक टॉपिक तो ऐसा है कंटेंट बनाना ही मुश्किल है उस पर, कि कैसे मीडिया का क्या रोल है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज क्राइम में। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है समझ नहीं। और इन ऐसे 4 है। डिजास्टर मैनेजमेंट शायद 1 ही पॉइंट है, साइंस एंड टेक के 3 पॉइंट है, एनवायरनमेंट के भी ज़्यादा पॉइंट है। तो जब आप इसको पेपर को प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहली गलती यही हो करते लोग, इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करके जाते हैं GS3 का पेपर देने,
होने नहीं वाला, आधा ही पेपर आता है आपको, कैसे होएगा? पहले मैं भी यही करता था, मेरे पहले 2 साल के इकोनॉमिक्स के नोट्स इकोनॉमी थी, ये तो थे ही नहीं उनमें। तो तीसरे साल में तो मैंने जाके डाउनलोड किया था, देख लूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो पता चला अच्छा ये भी है, तो प्रिपेयर किया, तो पर 75 आ गए थे मेरे इकोनॉमिक्स से। हाँ, तो ये इंडिविजुअल टॉपिक्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, और हर टॉपिक का अपना स्टाइल है लिखने का। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक में नाम बहुत याद कर रहे होने चाहिए, इंडिया के मेजर साइंटिस्ट, मेजर इनोवेशन वाले लोगों के नाम पता होने चाहिए। मतलब मुझे याद नहीं है शायद सब, पर काफ़ी याद थे मेरे को, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। बायोटेक, किसी को बायोटेक की डेफिनेशन लिखनी है आगे, लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे, प्रिपेयर करके जानी पड़ती है। पॉसिबली नैनोटेक की डेफिनेशन भी कोई नहीं लिख सकता है, एआई वीआई की लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे। जैसे क्वांटम की डेफिनेशन मुझे याद है, जो मैंने पढ़ रखी थी, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इसमें मैं 2 टर्म जरूर लिखता था अपनी डेफिनेशन में, सुपरपोजिशन और एक भूल गया मैं, हाँ एंटेंगलमेंट। ये 2 टर्म जरूर आनी चाहिए आपकी डेफिनेशन में, आना चाहिए। क्यूबिट्स आए नहीं आए चलेगा, पर ये 2 टर्म आनी चाहिए कि इन फिजिकल फिनोमेना को यूज कर रहा है। तो ऐसे जब आप डेफिनेशंस प्रिपेयर करोगे, वो आपका इंट्रो देगा क्वेश्चन का। एआई का क्या इंट्रो है? एआई का इंट्रो एक तो सिंपल तरीके से लिख सकते हो, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, उसको थोड़ा सा रिफाइन कर दो। ह्यूमन टाइप इंटेलिजेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, विद रिस्पेक्ट टू टास्क मैनेजमेंट, विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, ऐसे टाइप की 2-4 जो भी आपको टर्म पसंद है, सबके अपनी एक डेफिनेशन है, पर जो भी 2-4 टर्म पसंद है आपको वो लिख दो। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत बातें हो रही हैं, एथिक्स इन एआई की बातें हो रही हैं, तो ह्यूमन एथिक्स भी पता होनी चाहिए एक एआई को, तो वो डेफिनेशन में लिख लो, और ये डेफिनेशन अपने पास आंसर में लिख के रखो। दूसरी गलती जो यूजुअली साइंस एंड टेक, बायोटेक, एनवायरनमेंट वाले भी इनमें होती है, अक्सर ये लोग इंजीनियर गलती करते हैं, उनको लगता है जी क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें तो भैया हम पढ़ लें कि जी ब्लॉकचेन में कैसे चलता है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सा क्रिप्टोग्राफिक यूज़ कर रहे हैं, ये पढ़ ले तो हो जाएगा काम। पेपर में ये पूछा ही नहीं जाता, पेपर में पूछा जा रहा है एप्लीकेशन क्या है। तो आप पे एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए आपको जी। बायोटेक की एप्लीकेशन क्या है? बायोटेक की एप्लीकेशन ह्यूमन हेल्थ में क्या है? बायोटेक की एप्लीकेशन मानो एनवायरनमेंट में क्या है? तो स्पिल वेस्ट में बायोटेक की में वो आती है। ऑयल स्पिल्स के लिए एक ऑयल जैपर करके एक ऑर्गेनिज्म है जिसको यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिल्स को रेगुलेट करने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है? एक अमृत करके, एक अमृत लैब्स है इंडिया की, उसने वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए एक बायोटेक को यूज़ करके कुछ बना रखा है। तो ऐसे लंबी लिस्ट होनी चाहिए आप पे एप्लीकेशंस की। क्वांटम की एप्लीकेशन रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस में क्या यूज़ होता है? क्वांटम की एप्लीकेशन क्वांटम सुप्रीमेसी, डिफेंस में कैसे यूज़ हो रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे आप पे लिस्ट होनी चाहिए। गलती से पूछ ले एप्लीकेशंस कैसे लिखनी है, अक्सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते क्वेश्चन, पर पूछ ले तो सिंपल टेबल बनाया, एग्रीकल्चर है और फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेदर फोरकास्ट, तो ऐसे लिख दिया। तो जब एग्जामिनर पढ़ेगा उसको सीधा दिख रहा है मेजर क्या है, आपके यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो एक तरह से आप उसको और अच्छा कर रहे हो, आइसिंग ऑन द केक है, बस उसको दिख रहा है कि आपको इसको होलिस्टिकली पता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ गया। इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ पे अगेन मैं आपको बताता हूँ प्रिपरेशन का कितना इम्पैक्ट होता है। टेररिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, हर बार आ भी जाता है। टेररिज्म की डेफिनेशन आती है किसी को? मेरे को, मैंने रट के रखी थी, PSIR का था तो थोड़ा हेल्प मिल गई थी। टेररिज्म की डेफिनेशन मैं हमेशा लिखता था, टेररिज्म इज रिपीटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस done to indirectly manipulate government such that there are 2 categories of victims. One is symbolic targets, for example parliament attacks, other is targets of opportunity, random targets, for example bombing in markets। तो ऐसे मैं लिखता था। अब ऑल्दो ये बेस्ट डेफिनेशन नहीं है, किस पे और अच्छी डेफिनेशन हो सकती है, पर जब रटी डेफिनेशन लिखते हो टाइम बचता है पेपर में, और जो कन्वे करना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया, इम्पैक्ट भी अच्छा गया। कोई और अच्छी डेफिनेशन बिना प्रिपेयर करके जाएगा वो पॉसिबली इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं लिख पाएगा। तो इन चीज़ों पे मुझे गर्व है अपने, तो आप लोगों को भी प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करना है? पिछले साल के आंसर पढ़ लो, उन्होंने लिख रखा होगा आपके लिए,
आपको शायद दिमाग ना लगाना पड़े दोबारा से, नहीं तो जिस जगह लगाना पड़ेगा उधर आपको लगाना पड़ेगा। आजकल चैट जीपीटी आ गया है, वो भी हेल्प कर सकता है आपकी। बाय द वे डिसेंट आंसर दे देता है चैट जीपीटी। प्रेजेंटेशन बेकार होगी पर कंटेंट वाइज एटलीस्ट इंट्रो तो मिल ही जाएगा आपको अच्छे से लिखने। ठीक है, ठीक है। हाँ, अटैक साइंस अटैक इंटर डिजास्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर की डेफिनेशन रख लो। कंटेंट वाइज एक इसमें वो होता है, एक डायग्राम सा होता है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का ये रहता है। ठीक है, एक डायग्राम याद कर लीजिए कि फ्लड किधर आती है। फ्लड इधर आती है मेनली, बिहार में आती है, असम साइड में आती है, ब्रह्मपुत्र रीजन, गैंगीज भी बहुत बार फ्लड करता है। साइक्लोन्स किधर आते हैं? साइक्लोन्स इधर आते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आया, मानो कोई क्वेश्चन आया साइक्लोन्स पे, तो आप डायग्राम बनाइएगा और उसमें ये लिख दीजिएगा कि जी ये रीजन साइक्लोन प्रोन है। एक तो डायग्राम बनाने से आपकी स्पेस बढ़ गई, आपने 2 पेज भरने थे तो 2 पेज भरने में हेल्प कर देगा आपको इंडिया का डायग्राम। दूसरा, अच्छा लगता है एग्जामिनर को कि आप डायग्राम से समझा पा रहे हो। इधर आप ये भी लिख सकते हो कि जी इधर अरेबियन सी में जो आते हैं साइक्लोन्स वो है, और इधर बे ऑफ बंगाल वाले सी के साइक्लोन्स तंग कर। तो ऐसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको सारे टॉपिक्स पढ़े होने चाहिए। जैसे डेट के ऊपर एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स हैं, एक एग्री टेक्नोलॉजी पे है कि टेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प करती है, तो वहाँ पे भी प्रिपेयर करके जाते हो तो ईजी हो जाता है। और बाकी सब तो है ही, मतलब एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस। तो यूजुअली एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में कभी कभी स्पेसिफिक पूछा जाता है, जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ लिया है, या फिर न्यूट्री सीरियल्स के बारे में पूछ लिया, बेसिकली ज्वार मिलेट इन सब के बारे में, बाजरा, या फिर कभी कभी फार्मर की दिक्कतों के बारे में पूछते हैं एग्रीकल्चर के। तो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कैसा है, किस चीज़ पे पूछ रहा है। मैं कोई क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कोई आया था क्या पिछले साल क्वेश्चन? हाँ, जैसे ये है, इलेबरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का CGAR क्या होता है? CAGR क्यूमुलेटिव, ये 15% के करीब है। इसको सनराइज सेक्टर कहा जाता है। ये कुछ बैकग्राउंड है। इसके ऊपर एक अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एक अलग मिनिस्ट्री है। हम तो ये पॉइंट्स बेस बनाएंगे आपका इसका। अब ये पूछा है स्कोप क्या है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि जी स्कोप से मतलब कि कितना GDP को बढ़ा सकती है, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में कितना हेल्प कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना हेल्प कर सकती है, ये है। अब इसको प्रेजेंट करते वक्त आप, अच्छा रहेगा कि आप टेबल बना के कीजिए। आप अपना स्टाइल भी बना सकते हो, मैं टेबल बना के करता था। इस स्कोप में GDP ये है, CAGR ये है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कीवर्ड इज इन सीटू रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, रूरल इलाके में देगी आपको, उसको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी की टर्म्स प्रिपेयर करके गया था, तो क्वेश्चन में आया तो वो प्रिपेयर्ड नॉलेज लिख दी। इसके ऊपर एक इंडिया की स्कीम चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, संपदा स्कीम। ठीक है, तो वो स्कीम में 8 सब सेक्शन आते हैं, उसमें तो 2-3 भी अगर आपको याद है तो उस पर ही एक ब्लॉग बनाया जा सकता है कि जी PM संपदा योजना, इसके अंदर ये चीज़ें करता है। कोल्ड स्टोरेज का है, जैसे मुझे रीफर ट्रक्स का याद था, ये करता है। मेगा फूड पार्क उसी में आता है। तो ऐसे टर्म्स यूज़ करोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। फाइनली जैसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। Launched on 25th December 2021, James Webb Space Telescope has been much in news since then. What are its unique features which make it superior to its predecessor, Space Telescope? What are the key goals of this mission? What potential benefits does it hold for human race? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसरो का था नहीं तो कोई इतना डिटेल पड़ेगा नहीं इसका। ऑल्दो काफ़ी मेजर वो थी तो मेरे को थोड़ा बहुत पता था के बारे में। तो मुझे पता था ये किसको रिप्लेस कर रहा है, शायद से हबल को रिप्लेस कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहला तो वही पूछा है उसने, व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर। यूनिक फीचर में एपरेचर इसका काफ़ी बड़ा है, हबल से शायद 6 गुना बड़ा एपरेचर है। ये थोड़ा
अलग फ्रिक्वेंसी में काम करती है हबल से। हाँ, मेरे को अब याद नहीं है मतलब। तो ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दिए इसका। व्हाट आर इट्स यूनिक, किसने लॉन्च किया वो इंट्रो में, नासा ने लॉन्च किया है JSW जो भी है ये, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। तो ये इंट्रो में आप ऐसे लिख सकते हो। यूनिक फीचर, एक फीचर इसका जो मुझको याद था कि इसके जो वो था एपरेचर रहता है, जो डिस्क रहती है वो फोल्ड करके गई थी, तो क्योंकि स्पेस सैटेलाइट में जगह नहीं थी तो फोल्ड करके, ऐसे यूनिक फीचर लिख दिए जो कुछ भी याद है। व्हाट आर इट्स की गोल्स एंड मिशन और हाउ डज इट बेनिफिट ह्यूमन रेस। तो बेनिफिट ह्यूमन रेस वाला बहुत डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि किसी ने पढ़ा नहीं होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अक्सर यूट्यूब वीडियो से सीखा था मैंने इसके बारे में। तो बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रेस तो बताते नहीं है वो यूट्यूब वीडियो वाले। यहाँ पे अगेन आपको दिमाग लगाना है कि कैसे ये ह्यूमन रेस को बेनिफिट कर सकती है। तो एग्रीकल्चर लिख सकते हो आप, इसमें एग्रीकल्चर से कुछ कोई बेनिफिट आ सकता है, मैं मुझे याद नहीं है, पर पॉसिबली सैटेलाइट्स का यूज़ आ जाता है। और कैसे बेनिफिट आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी इंप्रूव करेगी, आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में बात कर सकते हो आप। तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। पॉसिबली ये क्वेश्चन ऐसा है कि अक्रॉस 10,000 12,000 बच्चे बैठते हैं, ये सब डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आपका जो मार्क्स है वो इस बेसिस पे, हिंदी आती है ना भाई आपको, आपके जो मार्क्स हैं वो इस बेसिस पे नहीं जाने वाले हैं कि आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा है। आपके मार्क्स मेनली इस बेसिस पे जाएंगे कि आपने उसको, आपको जो आता था आपने उसको कितना अच्छे से प्रेजेंट किया है। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि जी अब आप सारे नासा के वो पढ़ने लग जाओ अगले साल के लिए, अगले साल आएगा ही नहीं। पर ये क्वेश्चन इसलिए कि आप पे जो लिमिटेड नॉलेज है क्या आप उसको मैक्स आउट कर सकते हो, आप उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में कोशिश करो रिलेट करने की। वही एक लौता तरीका है ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चंस को हैंडल करने का। जैसे एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कोहैबिटिंग कॉम्बैटिंग द हैजार्ड। तो सीधा सीधा 3 एस्पेक्ट दिख रहे हैं, कॉज पहला वाला ब्लॉक है, इफेक्ट दूसरा वाला ब्लॉक है, और मैनेजमेंट तीसरा ब्लॉक है। हर एक में 4-4 5-5 पॉइंट लिख दो, हो सकता है किसी में कम आता है तो दूसरे में बढ़ा देना। अगेन क्योंकि आप ये इसको GS3 का पेपर देखा है बजाय वैसा वाला पेपर, तो हो सकता है आप अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे होते तो आप इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में रिलेट में ही रुक जाते, जबकि अगर आप पे डायरेक्ट पेपर आता है तो आपको पता है कि ये पॉसिबली एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो एक एनवायरनमेंट से सीधा पॉइंट रिलेट करके आएगा। बायो हजार्ड मैप, बायो हजार्ड बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं हजार्ड को प्रिवेंट करने के, घास उगा दो, ठीक है, मैंग्रोव उगा दो, हाँ जा डाल सकते हैं। तो इनफैक्ट GS 1 2 3 को अच्छा रहेगा कि उतना भी डिफ्रेंशिएट मत करो। बहुत बार जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बहुत बार यूज हो जाते हैं इन, ये क्या कहते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन के ऊपर क्वेश्चन आया और उसकी कि वो कितना अत्याचारी टाइप का आदमी था, तो आप यूज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स जो उसने मिसयूज किए थे। उसने मिसयूज किए थे IPC में एक दो आर्टिकल थे, 153 को बहुत मिसयूज किया था, सिडिशन लॉज जिसको कहते हैं, तो आप वो इंट्रो में डाल सकते हो कि जी इसने ये बहुत मिसयूज किया था। तो बहुत बार GS2 की नॉलेज GS1 में यूज हो जाती है, इनकी नॉलेज GS3 में भी यूज। मानो डेट के ऊपर क्वेश्चन है कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो किसी को याद है मनी लॉ, मनी वाला जो होता था, मनी बिल और फाइनेंस बिल के कौन से आर्टिकल्स थे, तो वो आर्टिकल आप इंट्रो में लिख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स हैं जो कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो GS2 का आंसर आप इंट्रो में यूज कर सकते हो, ऐसे रिलेट करके लिखोगे तो आप भी लिख पाओगे। ठीक है, ये GS3 हो गया है मेरे हिसाब से। GS4 पे आते हैं। GS4 इकलौता ऐसा वो है जिसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। इसमें एथिक्स है और इसके आगे क्या है तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये पेपर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। मैंने कोशिश की थी, मैंने बाकी लोगों से भी पूछा, किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपेयर किया जाएगा इस पेपर को। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ मेथड ढूंढ पाओ इसको प्रिपेयर करने का। हो सकता है मुझसे नहीं हुआ, आप लोगों में से किसी से हो जाए, कोई यूट्यूब पे सुन रहा है तो उससे हो जाए। तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर दिस पेपर। मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, एक बुक आती थी मेरे को, किसी टॉपर ने सजेस्ट की थी, हाउ टू स्कोर 110+ इन GS4 पेपर। मेरे हिसाब से बहुत बेकार बुक थी, कोई यूज़ नहीं हुआ मेरे को। लेकिन इस पेपर में मैं नेचुरली अच्छा था, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आती, मैं अच्छा
मैं लिखता हूँ और अच्छा आंसर निकलता है मेरे हाथ से। मैंने कभी खासा प्रिपेयर भी नहीं किया इस पेपर को। इसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, 122 आए हैं शायद से, और मैंने खासा प्रिपेयर भी नहीं किया इसको। मतलब मेरे नोट्स देखोगे बिल्कुल हैपजार्ड है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, कोई कोई कोहेरेंट थॉट नहीं है उन नोट्स में। इसके अंदर भी यूपीएससी ने 15-20 टॉपिक्स लिख रखे हैं, पर कुछ टॉपिक्स इतने डिफिकल्ट है, जैसे ह्यूमन इंटरफेस करके एक टॉपिक है, मतलब उस पर मैं कभी समझ ही नहीं पाया इसमें क्या पढ़ूँ मैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत लोग चीज़ें कहते हैं कि ABC मॉडल होता है एप्टीट्यूड का, ऐसा कुछ कुछ मैं कभी कभी कुछ नहीं कर पाया इनमें से प्रिपेयर, और मेरे को लगता भी नहीं ये सब पूछते हैं वो पेपर में। ऑल्दो पेपर सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर एक्चुअल पेपर बिल्कुल टेक्निकल नहीं होता, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड पेपर होता है। तो मैं क्या करता था, इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे लेंदी पेपर होता है ये। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी जो होता है इसमें यूपीएससी 250 वर्ड बोलता है, 20 नंबर का होता है, और सम रीजन यूपीएससी 5 पेज देता है आपको भरने के लिए। मैंने आज तक कोशिश की है, 250 वर्ड 5 पेज में लिखोगे 500 वर्ड भरे जाएंगे। आप खुद भी सोचो, 15 वर्ड 3 पेज में 250 वर्ड लिखते हो तो, पर वो 5 पेज देता है। इन सेक्शन बी 5 पेज भर के आओ भाई, कैसे वो आपको सोचना है। मैं अब भर के आता था हमेशा। मैंने बहुत सारे टॉपर लोगों का देखा है, ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पे वो 50 वर्ड्स पर पेज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यूजुअली ये करते हैं, जैसे अक्सर बोला जाता है कि जी इवैल्यूएट द ऑप्शंस, ऐसे करके कुछ कहा जाता है, तो उसमें ऐसे टेबल बना देते हैं वो। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है कि मैं लेट से सीधा डिसिप्लिनरी एक्शन लूँगा, और फिर यहाँ पे मेरिट लिखेंगे, यहाँ पे डीमेरिट लिखेंगे, और यहाँ लाइन बनाएंगे, ये हिस्सा ब्लैंक छोड़ देंगे। तो 5 पेज भरना है तो ही करना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। वरना या तो आप 250 वर्ड एक्सीड कर जाओगे, या फिर आप पूरे 5 पेज यूज़ नहीं करोगे। तो जैसे ही आप 5 पेज यूज़ नहीं करोगे, एग्जामिनर को पॉसिबली लगेगा कि आप पे कंटेंट कम था। और मैंने कोशिश भी की है, 5 पेज से कम में हो भी जाता है आराम से। मतलब आपको स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा, कैसे आप नेचुरली दिखाओ कि जी 5 पेज में लिखा जा रहा है आंसर। ऑल्दो स्पेस खाली छूटेगी, छूटने दो, पर एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी वाली स्पेस चलेगी, क्योंकि बाकी बच्चे भी करते थे, मैंने भी किया, चल गया। पर ऐसे नहीं चलेगी कि जी 5 पेज में से 4 पेज लिख के आखिरी पेज पे एक लाइन डाल दी और खत्म हो गया, वो नहीं चलेगा। पूरा 5 पेज एंड तक भरा होना चाहिए। यूजुअली सेक्शन बी में इंट्रो डालना चाहिए। इधर आपको GS2 गवर्नेंस, गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन अच्छा यूज होता है। आपको मानो कहीं पे लेट से डिसऑनेस्टी लेवल पे कोई बात छुपा रहा है, तो वहाँ पे एक गवर्नेंस में आप पढ़ते हो मैनेजमेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स, ऐसे करके कुछ था कि जी मानो मेरी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है किसी एरिया में, जिस जगह का मेरे को कॉन्फ्लिक्ट, हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैनेजमेंट एंड डिस्क्लोजल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे करके एक बिल था 2011-12 में। तो वो मेरे गवर्नेंस की नॉलेज से मुझे पता था। तो जब कोई ऐसा टॉपिक आया जहाँ पे है, तो आप उस बिल को सीधा इंट्रो में लिख देता था मैं, जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, और इसके ऊपर एक बिल भी था इंडिया में एक बार कभी। तो ऐसे इसमें यूज़ कीजिए गवर्नेंस की नॉलेज, हो सके कहीं और किसी और पेपर की नॉलेज, पर इंट्रो जरूर लिखिए, एक ओवरऑल फील आ जाए कि आपने पढ़ लिया। बहुत बड़ा आता है ये वाला इसका पैसेज, तो आदत बनाइए एक बार में पैसेज पढ़ने की। एक पेज का पैसेज होगा, अगर आप 2 बार पढ़ने लग गए तो 15 मिनट में करना ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि एक बार में पैसेज पढ़िए, उसमें जो भी मार्क करना है वो मार्क करिए, और एक ही बार में कंप्लीट हो जाए वो पैसेज, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। गवर्नेंस की नॉलेज यूज़ करिए। ऑप्शन इवैल्यूएट करने के लिए ये वाला मैं मेथड यूज़ करता था। बहुत लोग अलग तरीके से करते हैं, पर मेरे को लगता था इससे मैं स्पेस भी भर पाता था और डिसेंटली ऑप्शंस भी इवैल्यूएट कर देता था। अगेन बक्सा पहले बना लो, ताकि मेरे को खुद पहले से पता है कि स्पेस मैनेजमेंट मेरे पे इतनी स्पेस है। ऐसा नहीं ऑप्शन 1 के लिए मैंने 4-4 पॉइंट लिखे, मेरिट्स डीमेरिट, और ऑप्शन 4 तक आते आते एक ही लिखना पड़ रहा है। तो पहले से ही बना लो स्पेस। इसमें भी अक्सर ABCD करके लिखा होता है, तो 4-4 चीज़ें पूछते हो, चारों चीज़ों को अटेम्प्ट कीजिए, कोई एक पे ज़्यादा एक पे कम ऐसे मत कीजिए, और मार्क कर दीजिए यहाँ पे A है ये, ताकि आपको खुद भी पता रहे कि आप सारे एस्पेक्ट्स कवर कर। बोलो।
हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप सोचिए ना, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, एग्जामिनर के मॉडल आंसर में लिखा होगा हर पार्ट 20 नंबर का, हर पार्ट के लिए 5-5 नंबर है। अगर बच्चे ने ये लिखा है तो इस 5 में से 3 दो, 5 में से 4 दो, नहीं तो 5 में से 2 दो, उसके मॉडल आंसर में लिखा है। अब जब आप उसके मॉडल आंसर में सबको 5 दिए हुए हैं तो आप क्यों कमजूसी कर रहे हो किसी एक में, क्योंकि आपके लिए तो इक्वल ही है ना, इक्वली हर हर एस्पेक्ट इक्वल है। मतलब ऐसा मत समझिए कि कोई क्वेश्चन का ये वाला एस्पेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इस पे ज़्यादा लिखेंगे। क्वेश्चन ही पूछ रहा है जब, तो हम क्या करें इसमें। अब कोई पूछी इतनी बेसिक चीज़ है तो व्हाट कैन वी डू, तो हम तो लिखे, जो आपने पूछा हमने वो लिख दिया। उसके मॉडल आंसर में 5-5 डिवाइडेड होता है मोस्टली, मैं मुझे पता नहीं है, पर मतलब कॉलेज के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्लियर होता है मॉडल आंसर कि अगर एक क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं तो हर एस्पेक्ट को कितने मार्क्स दिए जाने हैं, तो आप सब एस्पेक्ट्स पे इक्वली ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये मतलब केस स्टडी का है। केस स्टडी यूजुअली आसान होती है और प्रैक्टिस भी करी जा सकती है केस स्टडी की, और थोड़ा ट्रेंड भी है कि केस स्टडी थोड़ी इजी हो रही है, वापस बैक टू नॉर्मल आ रही है, बीच में थोड़ी अजीब केस आने लग गए थे। बट सेक्शन ए थोड़ा अजीब सा हो जा रहा है। सेक्शन ए अगेन, सेक्शन ए में अच्छे आंसर लिखता था मैं नेचुरली, पर मैंने अपने आंसर्स को कुछ इंप्रूवमेंट के लिए 2 चीज़ें की थी। तो सेक्शन ए एक तो बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको क्या आंसर लिखना है। सेक्शन ए में 2 तरीके हैं आंसर लिखने के, मतलब इलस्ट्रेट करने के अपने पॉइंट को। तो एक तरीके में शुभम कुमार करके एक टॉपर थे 2020 के, AIR रैंक 1, तुक्के से मैं इनको जानता था पहले से, तो इन्होंने मेरे को अपना तरीका बताया था कि ये क्या करते थे, इनको नाम याद करना आसान लगता था, तो इन पे हर एस्पेक्ट के एक नाम था। तो फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इनको जैसे अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इनको पता है ई श्रीधरन करके मेट्रो मैन थे, उन्होंने दिल्ली मेट्रो एक्सीडेंट के बाद रिजाइन कर दिया था, तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन है। एक तमिलनाडु में एक बहुत फेमस IAS रहे हैं, वो शमशान घाट में रात को एक बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए रुके थे, जबकि IAS का काम नहीं था, पुलिस का काम था। पुलिस वाले मना कर रहे थे आने की क्योंकि शमशान घाट तो उनको भूतों से डर लग रहा था। तो उनको इस IAS का नाम याद था शुभम कुमार को, और उन्होंने अपने आंसर्स में यूज करते थे इस IAS का नाम लिख के, कहते थे एक्स्ट्रा माइल जाने की अगर बात कर रहे हैं तो ये यूज करते थे, काम थोड़ी था उन IAS ऑफिसर का ये, और वो करते थे। तो एक तरीका है ये कि आप ऐसे बहुत सारे नाम याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा माइल के लिए मेरे को ये नाम याद नहीं रहता था, मेरे को हमेशा मदर टेरेसा याद रहता था। तो एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है इम्प्रॉम्प्टू स्टोरी बनाना, इसमें मैं अच्छा था। तो मैं यूजुअली जैसे मानो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया तो मैंने एक स्टोरी प्रिपेयर कर रखी थी, मैं हर बार वही चेपता था कि जी मेरे को एक जगह की प्रॉपर्टी लैंड एक्विजिशन के लिए भेजा गया रेट्स नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन उस एरिया में मेरे पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो मैं ऐसे लिख देता था कि अब अगर मैं डिस्क्लोज करूंगा इसको अपने इसको क्या कहते हैं डिपार्टमेंट को, सो दिस शोज ऑनेस्टी ऑन माई पार्ट। तो एक तरीका ये है, 2-3 लाइन की स्टोरी हो जाती है, तो ऐसे स्टोरी आप लिख सकते हो, ऐसे स्टोरीज बना के जा सकते हो। तो पेपर में जब भी आपको कोई पॉइंट लिखना है तो आप स्टोरी का यूज़ करके या फिर ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करके कर सकते हो। तो मैं नेचुरली इसमें अच्छा था, इसमें नहीं था अच्छा, पर क्योंकि शुभम ने मेरे को समझाया था तो मैंने उनके आंसर्स भी देखोगे तो उनके आंसर्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। अगेन दूसरे खुद से ले बनाने की जरूरत नहीं है इतना, दूसरों के आंसर पढ़ो, 10 आंसर पढ़ोगे आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है, आपको खुद से सब कुछ दोबारा नहीं ढूंढना पड़ेगा। अशोक खेमका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तो कि कुछ पॉसिबली कि ऑनेस्टी इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, वो अशोक खेमका का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोरी की जगह वहाँ पे नाम यूज़ करना अच्छा रहता है। दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो, बढ़िया रहेगा कि दोनों यूज़ कर लो। मैं भी दोनों यूज़ करता था, एक में नेचुरली अच्छा था, एक में मैं मेहनत करके अच्छा हुआ था। तो ऐसे इलस्ट्रेशंस यूज़ करते हैं। जनरली रूल ऑफ थंब इज कि GS4 के सेक्शन ए में आप 2 इलस्ट्रेशंस दीजिए पर क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन सपोर्टिंग द एस्पेक्ट और एक इलस्ट्रेशन ऐसे दूसरे डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन पे, पर ऐसे 2 दीजिए। मैं भी 2 देता था, बहुत लोग 3 भी दे देते, एक कोई नहीं देता। अच्छा, और इलस्ट्रेशन का फायदा भी होता है कि थोड़ा
कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस्ड आपने आंसर लिख दिया। जैसे कुछ इलस्ट्रेशंस बहुत सिंपल है पर काम रहती है। इंटीग्रिटी की इलस्ट्रेशन अनुदीप दुशेट्टी अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि वो इंटीग्रिटी के ऊपर हमेशा ही लिखते थे कि रात के 12 बजे भी अगर रेड लाइट होती थी तो मैं अपनी गाड़ी को रोक लेता था। दिस शोज इंटीग्रिटी ऑन माई पार्ट, कि मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। तो वो ये एग्जाम्पल लिखते थे, अपने ब्लॉग में लिखा है, पॉसिबली उन्होंने अपने आंसर में भी यूज़ किया होगा इसको। तो आप जब उनके आंसर्स पढ़ोगे आपको खुद दिख जाएंगे कि ये लोग ऐसे आंसर अटेम्प्ट करते हैं। 2 इलस्ट्रेशंस पर क्वेश्चन, और या तो ये फॉर्मेट यूज़ कर लीजिए या ये फॉर्मेट यूज़ कर लीजिए। प्रिपेयर बिफोर हैंड, पहले ही प्रिपेयर करके जाइए कि हमें कौन कौन से नाम याद रखने हैं और कौन कौन से वो याद रखने हैं। अब्राहम लिंकन की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, तो वो पहले से ही प्रिपेयर कर लो। और प्रिपेयर करने का तरीका, पुराने साल के आंसर पढ़ो, बच्चों ने आपके लिए मेहनत कर रखी है, उन्होंने लिख के एकदम 15 वर्ड में 2 पेज में आपको लिख के कंटेंट भी दे दिया है। ये फाइनली एक छोटी सी चीज़ बची है और वो है वैल्यू एडिशन। तो जो कुछ भी मैंने कहा ना, ये सब वैल्यू एडिशन में आता है एक्चुअली, कि जी टेबल बना दी, या फिर इंडिया का मैप बना दिया, या फिर इसमें GS4 में एग्जाम्पल दे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल GS2 में फैक्ट्स एंड फिगर, कि जी इंडिया में जो प्रिजन है वो 114% ऑफ अपनी ऑफिशियल ऑक्यूपेंसी पे है, कुछ स्टेट्स में 140 प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट है। तो ऐसे आप ये पॉइंट्स होते हैं, इसको आप एज एन एग्जाम्पल की तरह या अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कि जी मानो मैरिज के ऊपर सोसाइटी में कोई क्वेश्चन आया कि जी इंटरकास्ट मैरिज में इंडिया में अभी भी दिक्कतें हैं, एक्सप्लेन एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। तो एक्सप्लेन करते हुए आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि जी इंडिया में मैरिज में अभी भी इंटरकास्ट मैरिज में दिक्कत है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, 3% इंटरकास्ट मैरिज रेट है। यूजुअली इंटरकास्ट मैरिज जो कि सोशली अप्रूव होती हैं वो अपर कास्ट में होती है। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण बनिया का हो गया, ब्राह्मण राजपूत का हो गया। ब्राह्मण दलित की मैरिजेस आज भी दिक्कतें हैं। इसमें हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा 2 टाइप की मैरिज डिफाइन होती है, अनुलोमा प्रतिलोमा। तो आप हिस्ट्री का वो भी लिख सकते हो, मतलब इतना रेलेवेंट नहीं है, बट लोगों को फील अब भी वैसी है। उनकी फील अब भी यही है कि अगर लड़की है तो चल जाएगा क्योंकि हमारा पोता पोती हमारी जाति का रहेगा, पर उल्टा में दिक्कत आती है। तो वो वाले एस्पेक्ट्स पे आप टच कर सकते हो। यूज़ सारी जगह की नॉलेज यूज़ कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, अनुलोमा प्रतिलोमा, 3% इंटरकास्ट मैरिज रेट है, जो देखा गया वो ये है कि जी अपर कास्ट में मैरिज हो रही है रैदर देन अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, सो कॉल्ड लोअर कास्ट में मैरिजेज हो रही है। तो ये वैल्यू एडेड पॉइंट्स है। GS2 में मानिए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ उस पर पूछा गया है, तो ADR करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR करके, ये कहता है 29% MPs जो हैं उनके खिलाफ हीनियस क्रिमिनल केसेस हैं और 44% ऑफ सिटिंग MPs के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। तो इसको आप यूज़ करके खुद मत लिखिए, खुद पता भी कहाँ से होगा, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। अगेन ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, प्रीवियस ईयर्स के आंसर पढ़ोगे आप बच्चों के, वो अपने आंसर्स में यूज़ करते हैं। ये डेटा इवॉल्व होता रहता है पर लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। तो इन चीज़ों को वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो बजाय ऐसे लिखा कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स में पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है विच इज़ अ बैड थिंग, आप लिखिए पॉलिटिसाइजेशन लेवल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। एग्जाम्पल, पहले ये 44% जो था ये 30% था पिछले लोकसभा में, और इस लोकसभा में ये 44% हो गया। करोड़पति MPs बढ़ रहे हैं, 88% इसमें, पिछले में कम थे, मेरे को फिगर याद नहीं है। तो वो फिगर लिखना इज वैल्यू एडेड पॉइंट्स। तो आप अपने पॉइंट्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू सप्लीमेंट कर रहे हैं। डायग्राम्स बनाना, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर आया तो डायग्राम बनाना इज वैल्यू एडेड, कुछ जरूरत नहीं थी डायग्राम बनाने की। इनफैक्ट कुछ डायग्राम्स आप रट भी सकते हो, जैसे अगर कोई प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पे आता था तो मैंने ये डायग्राम रट रखा था। ठीक है, ये आपने NCERT में देखा होगा, ये जो मेन चीज़ है ये हाथ जुड़े हुए हैं इनके, तो एक साथ नाच रहे हैं लोग बाग। तो ऐसे डायग्राम अब आप बताओगे ऐसा अच्छा लगेगा कि जी आप सीधा नहीं लिख रहे हो कि जी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, मुझे याद है लखदुरिया केव्स है उत्तराखंड में, उसमें है। तो बजाय आप लिखने के आप ये लिखिए कि प्री हिस्टोरिक में ये पेंटिंग और ये एक बना दी,
तो एग्जाम पढ़ते इम्प्रेस हो जाएगा। इस बार आया था एक अजीब सा क्वेश्चन आया था, इंडियन माइथोलॉजी में बुल और लायन के क्या वो है आर्किटेक्चर। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी ने पढ़ा नहीं होगा। कैसे किया, पशुपतिशील लिखना था क्योंकि उसमें, तो मैंने पशुपतिशील के साथ एक डायग्राम भी बना दिया था कि जी ये लो पशुपतिशील, यहाँ पशुपति जी बैठे हैं, इसमें ये 3 हॉर्न मैंने ध्यान दिया था और यहाँ पे जानवर बना दिए थे। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बैड रिप्रेजेंटेशन और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट मैंने जो मेन चीजें दिखाना चाह रहा था वो 3 ये थे। यहाँ पे मेरे को पता था एक जानवर, लॉयन की जो बात हो रही है वो यहाँ पे थे, ठीक है, एक और बुल भी था यहाँ पे, तो ये है। तो आप ऐसे जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ आप बुकिश नॉलेज नहीं है, आपको पता है कि ये कैसे हैं। तो ऐसे वैल्यू एडिट कर सकते, वैल्यू एडिशन कर सकते हो। साइक्लोन पे क्वेश्चन है, साइक्लोन का डायग्राम बना दिया। वॉल्केनो पे क्वेश्चन है, वॉल्केनो का डायग्राम बना दिया। और क्या किया जा सकता है, GS2 में आर्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद होना। पॉलिटिसाइजेशन पे फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो आर्टिकल्स हैं वो याद होने चाहिए कि जी सेक्शन 8 के पार्ट 4 में है, ऐसे कोई एक सेक्शन है। 123 सेक्शन में ये है करप्ट प्रैक्टिसेस। तो ऐसे आर्टिकल्स के नाम याद होने चाहिए। गवर्नेंस में एग्जैक्ट नाम याद होना चाहिए आपको, कौन सी रिपोर्ट के बारे में बात करो, हवाई बातें मत करो, थोड़ा रिपोर्ट का नाम पढ़ लो। शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट, पर रिपोर्ट का नाम जरूर पढ़ा होना चाहिए। GS3 में अगेन इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, जैसे आपने पूछा था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मेरे को पता है CAGR 15% है, तो वो एक वैल्यू एडेड पॉइंट है। अब वो एग्जैक्टली 15% नहीं होगा अभी, वो पिछले 4-5 साल पुराना डेटा है, पर 15% लिखने से कुछ तो बेटर है ना लिखने से, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ऐसे इंडिविजुअली हर पेपर में वैल्यू एडेड पॉइंट्स जनरेट कीजिए आप। अगेन पिछले साल के टॉपर्स के आंसर पढ़ोगे वो आपके लिए लिख के देंगे और अपने आंसर में, तो वहाँ से इजी हो जाता है कॉपी करना। फाइनली ये वैल्यू एडेड पॉइंट्स भी हो गया। यही ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस के लिए फ्लोर ओपन कर दें। मोस्टली हो गया है जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, ऑफलाइन क्वेश्चंस कोई पूछना चाहते हैं? सर स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? स्ट्रेटजी मंथली वाइज क्या पहले साइंस एंड टेक पढ़ना है या अच्छा स्क्रैच से? जैसे मेरा सर 24 में पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, तो सर मैं यहाँ इसीलिए आया था मेंटर के लिए, तो पूरा सर प्लान मैंने बनाया है। तो उसमें सर दिक्कत यही है कि वो सही प्लान है या नहीं है, तो आपने क्या यूज़ किया था? देखो मैंने इस साल क्या किया था, मैंने भी एक ऐसे प्लान बनाया था कि जी एक मंथ में GS1 के टॉपिक्स पढ़ने हैं, दूसरे मंथ में GS2 के टॉपिक पढ़ने हैं, तीसरे में GS4 के। पहली दिक्कत तो आती है, होता नहीं है जिस हिसाब से चल रहा हो। तो जब तक GS4 का टाइम आया था तो मैं 3 चालू किया था। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते वक्त ये ऊपर नीचे होंगी चीज़ें, तो एकदम रिजिड नहीं रहना चाहिए। यूजुअली गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज जो सबसे वीक टॉपिक है उसको सबसे पहले हैंडल करो, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो। तो कोई इजी क्वेश्चन आया तो आपको होना, आप पे हो जाना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो बढ़िया है, बाकियों से भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। ईजी आया बाकी सब कर देंगे, आप नहीं। तो पहले जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो आपका वीकेस्ट एरिया है, सबसे पहले उसको पढ़िए, और फिर चलिए जो मीडियम आता है आपको, और फिर चलिए जो आपको बेस्ट आता है। जैसे मेरे को कुछ एरियाज जो बहुत अच्छे से आते थे वो मैं सबसे कम पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है मेरे को ये आते हैं, बार बार क्यों पढ़ना और डीप क्यों जाना है इसमें जब क्वेश्चन बेसिक लेवल के आएंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम वीकेस्ट एंड मूव टूवर्ड्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट। और डाउनलोड कर लो यू नोटिफिकेशन के जो सारा 1 2 3 4 और आपका ऑप्शनल, तो डाउनलोड कर लो, अपने सामने चिपका लो, उससे आप क्लियर रहेगा कि जी मैं कोई एस्पेक्ट मिस नहीं कर रहा हूँ टॉपिक का। तो ये मैं मेनली ऐसे रहता था, पर कोई ऐसे कोई खासी लॉजिक नहीं होता था कि जी ये पढ़ रहा हूँ ये पढ़ रहा हूँ। कभी कभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो कोई और टॉपिक पढ़ना चालू कर दिया, तो ऐसा रहता है। एनी मोर क्वेश्चंस? और सवाल पूछना चाहेगा? PYQ क्या है? सर जैसे आपने बोला अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर, हाँ आंसर शीट्स जो हैं कहीं जो विजन या फिर जहाँ के, वो तो GS के आंसर्स हैं टॉप। जो आपने बोला PYQs के आंसर, जैसे अभी आपने डिस्कस किया, ये सब कहाँ से देखना आपने कहाँ से देखा था? या फिर तो मैंने ना एक बुक खरीदी थी प्रीवियस ईयर्स के, उसमें सब्जेक्ट वाइज अरेंज थे, उसमें आंसर लिखे थे, पर वो बुक मेरे हिसाब से बहुत बुरी थी, मैंने उसको थोड़ी दिनों में पढ़ना छोड़ दिया था।
इन माय ओपिनियन प्रीवियस ईयर्स के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। एक दृष्टि के एक वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे वो रहते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं वो, उसमें मॉडल आंसर लिखते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो तो वो आपको एक बेस दे सकते हैं, पर यूजुअली उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आप समझिए जो भी मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है यूजुअली वो लोग लिख रहे हैं जिनसे हुआ नहीं है पेपर, तो इसलिए कंटेंट की क्वालिटी पुअर है, तो प्रीवियस ईयर के मिलना मुश्किल है। इसलिए मॉक टेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ। तो मॉक टेस्ट में एटलीस्ट हमें ये तो श्योरिटी है कि जो आंसर लिख रहा है भाई ये बंदा सेलेक्ट हुआ है, इस पर कुछ लेवल तो है आंसर लिखने का। पर अब जो कुंजी टाइप की खरीदोगे वो उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर्स के यूपीएससी के क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे आपको अच्छे, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे मिल जाएंगे। 4-5 टॉपर लोग एक ही मॉक टेस्ट का आंसर लिखेंगे, जो आपको बेस्ट लगता है वो सीख लो, वो है। Right. Any more offline questions? सर आप करंट अफेयर्स के लिए क्या करते थे, न्यूज़पेपर या मैगजीन? मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स की कोई जरूरत नहीं है पेपर, थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट और थोड़ा अनकन्वेंशनल है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी 2 करंट अफेयर्स हुए हैं जो मेरे दिमाग में आता है। एक हुआ है उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट, और एक आप मेरे को बताइए अगर कोई साइक्लोन पे क्वेश्चन आता है तो आप करंट साइक्लोन को कितना लिख सकते हो? कुछ भी नहीं लिख पाओगे। मैं एट मैक्स आपको उसका नाम याद होना चाहिए, ताकि आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो साइक्लोन का लिखते हुए आप एंड में कहो रिसेंटली दिस साइक्लोन केम इन अरेबियन सी। ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं है क्या है, मैंने पढ़ा नहीं है, चिल मार रहा हूँ मैं। तो हाँ, तो अब वो नाम, उसके अलावा क्या कहाँ एग्जैक्टली वो लैंडफॉल कर रहा है, कितनी स्पीड थी उसकी, कितने लोग इंजर हो गए, ये इतना जानने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट फिगर्स की। आपके क्वेश्चन में नहीं। अब ट्रेन एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट में जो स्टैंडर्ड मार्केट में जो अवेलेबल डेटा है जो दिखाते हैं आपको करंट अफेयर्स, उसमें क्या है 3 ट्रेन एक्सीडेंट हुई, एक ट्रेन चेन्नई से जा रही थी, एक ट्रेन कोलकाता की साइड से जा रही थी, बालासुर में एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, 300 प्लस लोग मर गए, की मृत्यु हो गई, 1000 के आसपास इंजर्ड है। अब इनमें से मेरे को बताओ मेंस में कहाँ लिखा जाएगा? एट मैक्स आप एग्जाम्पल की तरह लिखेंगे, अगर वो आया एग्जाम्पल 1200 ट्रेन इंसिडेंट, कि अगर इंडिया की ट्रेन सेफ्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो लिखेंगे। पर ट्रेन सेफ्टी का जो क्वेश्चन है ये तो कोर है ना भाई, आपके एरिया का कोर एरिया में आएगा। कवच टेक्नोलॉजी आएगी आपके कोर आपकी स्टडीज में। जब आप इंडियन रेलवेज की इकोनॉमी में पढ़ोगे तो कोई भी बेसिक किताब उठाओगे उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो वो आपके कोर एस्पेक्ट है। आप करंट अफेयर्स से क्या पढ़ रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं रिलेट कर रहे हो। एट मैक्स एग्जाम्पल की तरह नाम यूज होता है, तो इसलिए मैं ये कभी भी नहीं खरीदता था ये वाली बुक्स। मेरे को थोड़ा लगता है ये कंपनीज का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बजाय बच्चों का गुड फेथ में एक्चुअली हेल्प करना। मेरे को पर्सनली वहाँ सही नहीं लगता है, ऑल्दो थोड़ा हिपोक्रेट साउंड करता है, मैं सिविल्स डेली के प्लेटफॉर्म पे ये बोल रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ता था। यूजुअली न्यूज़पेपर के जो बीच के 2 पेज होते हैं जिसमें ओपिनियन आते हैं, शुरुआत में वो आपको हेल्प करते हैं ताकि आप एक अच्छे कोहेरेंट थॉट से एक ओपिनियन बना पाएँ एक सब्जेक्ट के बारे में। बट एक बार ओपिनियन बन गया उसके बाद वो भी हेल्प करना बंद कर देते हैं, और जो बाकी पेज होते हैं वो पेज आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि आप एग्जाम्पल्स लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ड्रग्स के यूज़ में मैं एक एग्जांपल यूज़ करता था कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डीएम थे अरुणाचल प्रदेश के, इन्होंने ड्रग एडिक्शंस को कम करने के लिए वहाँ पे फिट इंडिया के अंडर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, तो रिप्लेसिंग पॉजिटिव एडिक्शंस, रिप्लेसिंग नेगेटिव एडिक्शंस बाय यूजिंग पॉजिटिव एडिक्शंस। तो ये मेरे को बीच वाले पेज में नहीं मिला, ये मेरे को एजेस वाले पेज में मिला, जो पेज यूजुअली कम बोले जाते हैं। तो शुरुआत में आप जब अपना प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, जब आप पे ओपिनियन नहीं है तो आप बीच वाले पेज पढ़िए न्यूज़पेपर के, बट उसके बाद एक बार ओपिनियन बन जाता है तो बीच वाले पेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, बाकी पेजेस थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ता था, पर ये जो मंथली टाइप के एडिशन आते हैं करंट अफेयर्स की, या करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं जी करंट अफेयर्स का, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो कभी नहीं किए मैं, बी ऑनेस्ट। पहले साल किए थे उसके बाद छोड़ दिए। तो करंट अफेयर्स मेरे को लगता नहीं है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ये पूछना कि हाउ टू सस्टेन सच लॉन्ग जर्नी इन दिस यूपीएससी जर्नी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है क्योंकि मेरे साथ पर्सनली यही हो गया। मैं अब दिस वुड बी माय 5th अटेम्प्ट। लास्ट ईयर 2022 आई क्लियर प्रीलिम्स
वो मेंस मैंने दिया था, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट याद थे। बट अभी प्री नहीं हुआ है, तो ये हो गया 5th अटेम्प्ट। इस सबको सस्टेन कैसे करें? देखो मेरा भी 5 साल हो गए थे, 2018 से 2023 आ गया था। तो जो मैंने नोटिस किया है ना, यूजुअली क्यों बोरिंग हो जाता है, वो ये होता है कि आप सेम चीज़ दोबारा दोबारा पढ़ रहे हो, इसलिए बोरिंग होता रहता है। और वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरे हिसाब से होगा। ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट का जब सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, तो अगर आपका सिलेबस प्रिपेयर्ड है तो आप कैसे उस सब्जेक्ट में और पढ़ोगे। तो टू सर्टेन एक्सटेंट लगे रहो वाली बात है कि भाई लगे ही रहना पड़ेगा। अगर आपको करना है तो, नहीं करना तो कहीं और जाइए। अगर ये करना है तो ये तो करना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें आप कर सकते हो कि सब्जेक्ट में स्पार्क बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जो आर्ट एंड कल्चर है, मेरे को बहुत बोरिंग लगता था सब टॉपिक, लेजेंडरी बोरिंग लगता था कि यार कथकली के बारे में 8 पॉइंट रटने हैं, भरतनाट्यम के बारे में 8 पॉइंट रखने हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर में ये पॉइंट रखने हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ें करता था। फॉर एग्जांपल, जब भी आर्ट फॉर्म के बारे में बात करता था तो मैं ऑनलाइन वीडियो देख लेता। अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, अगर परफॉर्मिंग आर्ट नहीं, स्टेशनरी आर्ट है जैसे पेंटिंग है, तो जी गूगल पे इमेजेस देख ली, पेंटिंग की फील आ गई है। एनवायरनमेंट में भी मेरे को लेजेंडरी बोरिंग लगता था कि यार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, किसमें कौन सा जानवर है, ये सब। तो बजाय ये करने के आप उनका ऑनलाइन जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देख सकते हो, तो थोड़ी फील भी आती है। थोड़ा टेंजेंशियल है, ऐसा नहीं है सारा काम में आता है, थोड़ा टेंजेंशियल है, पर उससे अपने आप को सस्टेन करना, वो टॉपिक को पढ़ते रहना हो जाता है। मतलब आर्ट फॉर्म्स तो मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली थी कि जी ये त्रिभंग आसन होता है, तो उससे इंटरेस्टिंग बना रहता है ना, वरना आप स्पार्क चला जाएगा। ऑल्दो अच्छा नहीं है, पर कुछ तो है स्पार्क बनाने के लिए। तो कुछ कुछ करते रहो ताकि स्पार्क बना रहे। एनवायरनमेंट में अंडर वाटर फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, तो ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी हेल्प होती है इन चीज़ों से। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको स्पार्क बन जाए। इकोनॉमिक्स बोरिंग लग रहा है तो ट्राई टू फाइंड समथिंग जो आपको अच्छी लगती है। जैसे मेरे को GS2 नेचुरली अच्छा लगता था, उसमें मैंने कभी मेहनत नहीं की, हमेशा पढ़ने का मन करता था। GS1 में हिस्ट्री मेरे को नेचुरली बोरिंग लगती थी, तो नेचुरली बोरिंग चीज़ों के लिए ये सब करता था मैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह देख ली किसी दिन। ऑल्दो सब कुछ एग्जैक्ट नहीं है, बट कम से कम 4 नाम तो याद हो जाएंगे आपको, 2 घंटा भी टाइम पास हो गया। तो कुछ ऐसा टेंजेंशियल कर सकते हो ताकि हम टोटली रेलेवेंट भी नहीं हो रहे, उस सिलेबस के आसपास ही कर रहे हैं। तो ये तरीके से आप स्पार्क मेंटेन रख सकते हो। लास्ट 2 क्वेश्चन सर, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं बट फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हाँ, तो सर उसके लिए आपने कुछ किया या आपकी अच्छी थी? आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम का हूँ। और बोलने इंटरव्यू में के लिए सोच रहे हो कि? इंग्लिश। तो इंटरव्यू में यूजुअली मतलब लोग कहते हैं कि हिंदी बोल सकते हो, पर जो मैंने नोटिस किया है मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं। अगर आपका इंटरव्यूअर ने हिंदी नहीं बोली तो आप इनिशिएट नहीं करना चाहिए। तो मैं पर्सनली इंग्लिश में आप कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप नेचुरली अच्छे नहीं हैं इंग्लिश में, मैं भी नहीं था, मेरे को भी शर्म आती थी एक वक्त पे स्टेज पे खड़े होकर इंग्लिश बोलने में, स्कूल टाइम में। तरीका क्या है इंग्लिश में कंफर्टेबल पाने का? अपने घर वालों से इंग्लिश में बात करने लग जाओ। मदर गिव मी वाटर, शुरुआत में मम्मी बहुत हंसेगी, पर कम से कम आपको बोलने की आदत हो जाएगी। ठीक है, ये एक कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि जी इंटरव्यू आएगा और मुझको आधा घंटा इंग्लिश में बात करनी होगी, तो मैं कर पाऊँगा। तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मेरा एक दोस्त था, उसने IIT की बात है, उसने इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव करी। तो हमसे इंग्लिश में बात करता था, जोक इंग्लिश में मारता था। पहले हम उस पर हंसते थे, फिर 1 साल में उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई। तो ऐसे करोगे हो जाएगी, शर्माओ मत। सर आपका प्लान भी कुछ था? हाँ यार, मैं ना, आप समझिए मेरी डिग्री मेरे प्लान भी है, तो मैं कभी भी मार्केट में जाता मेरे को नौकरी मिल जाती। तो मैं फ्रॉम डे 1 मुझे ये बात पता थी कि यार मैं कभी भी जाऊँगा, चाहे 4-5 साल मैं छोड़ के जाऊँगा, 10-12 लाख का पैकेज मेरे को बहुत आराम से मिल जाएगा मार्केट में। ऑल्दो अच्छा नहीं है 10-12 लाख का मेरे लिए, पर ठीक है, कुछ ना से तो कुछ होना चाहिए। तो मेरे पे हमेशा प्लान भी था, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि सब पे प्लान भी होना चाहिए। क्योंकि आप समझिए मेरे 966 मार्क्स हैं टोटल में, 340 रैंक है, 960 कट ऑफ है, 6 नंबर ऊपर हूँ मैं कट ऑफ से। 2000 नंबर का पेपर है, 2000 नंबर में 6 नंबर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे क्वेश्चन दोबारा रीचेक हो गए तो आपको लगता है मैं 6 नंबर ऊपर रहूँगा? शायद ना रहूँ। क्या मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ अगर मैं 6 नंबर कम ला रहा हूँ कट ऑफ से?
मैं हूँ भाई डिजर्विंग कैंडिडेट, बस उस दिन मेरी किस्मत नहीं थी। मेरे को मेरे इंटरव्यू में 179 मिले, अगर 170 मिल जाते तो मैं आउट था। तो वो किस्मत की बात है। 170 वाला और 179 वाला दोनों सेम बच्चा है, प्रैक्टिकली कोई अंतर नहीं है। तो कुछ लेवल तक पेपर में लक है, और अगर लक है पेपर में तो आपको भी प्लान भी रखना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको मतलब ये नहीं डराना नहीं चाह रहा हूँ अगर आप पे प्लान भी नहीं है, पर ऑन अ प्रैक्टिकल साइड कोशिश कीजिए कि हम पे कुछ तो हो, प्लान भी नहीं भी है तो भी चलेगा, पर बढ़िया है कि कुछ हो। प्लान भी साथ में होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम के बाद? यार ये प्लान भी तो साथ में ही होता है ना, मतलब एग्ज़ाम के बाद तो वो प्लान ही हो जाएगा ना। मतलब एग्ज़ाम के बाद तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि नौकरी करनी चाहिए, जैसे नौकरी करते रहनी चाहिए, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो आई वुड से कि शायद नौकरी छोड़ के ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट दिया जाता है। बट मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा क्या पूछ रहे हो आप। सर जैसे मैं अपना बताऊँ सर, मैं यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ 24 में, लेकिन मेरी कल पापा से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं फोकस करके पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का ही देना चाह रहा हूँ और कोई अटेम्प्ट देना नहीं चाहता। तो उन्होंने बोला पीसीएस का ही फॉर्म भर देना। अच्छा, तो मुझे ही भरना चाहिए या फिर उस पर ही अकेला रहना चाहिए एक साल अच्छी तरह से? मैंने पीसीएस दिया है, मैंने बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम दिया है, ऑल्दो हुए नहीं है ये दोनों एग्ज़ाम, और मैंने यूपीएससी का भी दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैंक पीओ और पीसीएस का देना चाह रहे हो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दे देना चाहिए। बट ये ध्यान रखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत अलग है पीसीएस के एग्ज़ाम से। सिलेबस सेम है, यूपीएससी वाले पूछेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, टेक्निकल जावा उस पर जाएंगे। पीसीएस वाले पूछेंगे डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन का क्या नाम है। मेरे को एक याद है क्वेश्चन, यूपीएससी में कार्टेजिना प्रोटोकॉल करके कुछ होता है, तो एक बार क्वेश्चन आता है कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल पीसीएस में किस कन्वेंशन का है। तो मैं खुश हो गया पीसीएस का क्वेश्चन देख के, मुझे याद है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 4 ऑप्शन थे, सीबीडी 1992, सीबीडी 1994, सीबीडी 1996, सीबीडी 1998। तो एसेंशियली क्वेश्चन पूछा था डेट याद है तुम्हें? तो यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा, यूपीएससी कार्टेजिना प्रोटोकॉल के ऊपर जाएगा कि इसमें लिविंग मॉडिफाइड एलएमओज जो होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर ये बायोसेफ्टी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। तो यूपीएससी ऐसे तो टॉपिक सेम है, पर जो चीज़ें याद करनी है वो अलग है। तो कार्टेजिना मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने कभी डेट याद नहीं की। तो पेपर अलग है, ये ध्यान रखना। ऑल्दो पेपर देना बुरा नहीं है। मेरे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो जिन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने टाइम पे जब पेपर दिया था तो उन्होंने भी बाकी पेपर दिए थे। तो गिविंग अदर पेपर्स अलॉन्ग विद यूपीएससी इज नॉट बैड आइडिया। अच्छा है, अगर आप दूसरा पेपर निकाल लो तो बढ़िया है, इंटरव्यू में भी फायदा मिलेगा। जैसे प्लान बी की साथ में लेके चलते रहें, उससे इफेक्ट पड़ता है आपकी जैसे प्लान में? आई वुड से कुछ एस्पेक्ट्स में पड़ेगा, कुछ एस्पेक्ट्स में नहीं पड़ेगा। तो जैसे पढ़ते हुए अगर आपको, जैसे ये क्वेश्चन था, अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको जेन्युइनली डेट याद करनी पड़ेगी उसकी। कभी कभी बहुत डीप क्वेश्चन आ जाता है कि जी 7 जुलाई 1994 था कि 7 अगस्त 1994 था, ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं। तो थोड़ा सा उसको आपको एडिशनल नॉलेज करनी पड़ेगी, पर वो डिपेंड करता है आप कितना कंफर्टेबल हो। कुछ लोगों को डेट्स ऐसे ही याद हो जाती है, मेरे को याद नहीं रहती, तो मेरे को लिए बहुत डिफिकल्ट था भी। वैसे आज तक प्रीलिम्स नहीं निकला है उनका। बैंक पीओ में भी मैथ के क्वेश्चन इतने एपिक लेवल के आते हैं, कैलकुलेशन में मजा आता है। तो मतलब वो ऐसा है, मतलब अगर आपसे हो रहा है तो बढ़िया है, अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ रहा है उनको करने के लिए तो आई वुड सजेस्ट एज अ प्लान भी अच्छा है। और अगर आपको बिल्कुल अलग से बैठ के पढ़ना पड़ रहा है तो फिर प्लान है तो आपका यूपीएससी उस पर फोकस ज़्यादा कर। राइट, सो वी कैन टेक ऑनलाइन क्वेश्चंस, बहुत सारे हैं। हाउ टू डू मैप पोर्शन इन यूपीएससी प्रिपरेशन? हाउ टू डू मैप पोर्शन? मैप कहाँ आता है यूपीएससी? मैथ मैप 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 अच्छा, ये कैसे करना है? हाँ। मतलब 2 मैप बनाने की आदत होनी चाहिए। एक मैप है वर्ल्ड मैप और एक मैप है इंडिया का मैप, और इसमें बेसिक रीजन याद होने चाहिए। एक अच्छा तरीका ये भी होता है, जैसे हिस्ट्री में बहुत बार मैप्स की यूज आ जाती है, तो मैंने क्या कर रहा था, तो वो 1-1 रुपए वाले मैप्स आते हैं ना इंडिया के, वो खरीद के रख रखे थे 100। तो जब भी मैं नोट्स बनाता था तो मैं उन नोट्स में वो पॉइंट पॉइंट मार्क करता चलता था, एरिया मार्क करता चलता था। तो इससे ऑटोमेटिकली आइडिया होने लग जाता है, अच्छा ये चीज़ यहाँ है। जैसे मार्बल राजस्थान के आसपास पाए जाते हैं, ये वाला स्टोन इधर पाया जाता है। तो जब आप उसको हाथ से मार्क करोगे बजाय एटलस से पढ़ने के,
तो ज़्यादा आसानी से याद होता है। कौन से फैक्ट्स? आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स याद करने का अच्छा तरीका है आर्ट एंड कल्चर सीख लो, बेकार ही सीखो पर सीख लो। जैसे अगर आप फोटो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा कथक की ड्रेस ही होती है, उड़ीसी की कभी फोटो देखोगे, उड़ीसी का कोई डांस देखोगे, आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा कि उसमें सफ़ेद कपड़े यूज़ करते हैं, सफ़ेद शेल्स यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटेशन के लिए। तो ऐसे आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स याद कर सकते, जितना ज़्यादा रिलेट करोगे उतना आसान है। मणिपुरी में संकीर्तन होता है एक करके, इंग्लिश में पढ़ोगे संकीर्तना पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे तो पता चलेगा कीर्तन लिखा हुआ है शब्द, तो कीर्तन है वो एक तरीके का। उसमें कीर्तन में भगवान कृष्ण और राधा के नृत्य होता है। तो वो जब आप खुद पढ़ोगे और आप रिलेट कर पाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रहने लगेगी। जो भी आर्ट एंड कल्चर आप एंजॉय कर रहे हो वो आपको याद रहेगा। जो आर्ट एंड कल्चर आपके लिए सरदर्द है वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। तो वो कोशिश कीजिए, जो आर्ट एंड कल्चर एंजॉय कीजिए उसको। ऐसे राइटिंग में जीएस या करंट अफेयर लिखना ज़रूरी है, सब फिक्शन नहीं हो सकता? यार मेरे ना 105 नंबर आए हैं ऐसे में, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई अच्छे बच्चे से पूछिए जिसके अच्छे नंबर आए हो। मतलब उसमें मैं खुद ही दूसरों की बात सुन रहा हूँ, आप मुझसे क्या ही सुनोगे। इसका सोर्सेज बता दो। एथिक्स के सोर्सेस बेस्ट सोर्स है पुराने बच्चों के आंसर पढ़ो। उसमें क्लियरली वो खुद ही लिख के देंगे आपके लिए, अच्छे से 2 पेज में अच्छे से आंसर लिख के देंगे, बजाय आप डायरेक्टली जाके कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो। दूसरे बच्चों के आंसर पढ़ो, उससे आपको खुद आइडियाज़ मिलने लगेंगे। और कोशिश करो उनके लिए बुक मेंटेन करो, एक नोट्स मेंटेन करो जिसमें आप वो आइडियाज़ या वो स्टोरीज़ या फिर उनके एग्जांपल्स आप डायरेक्टली कॉपी करो। मीन्स वैल्यू एडिशन के लिए बता दो क्या करना चाहिए। देखो मैं तो मेंस वैल्यू एडिशन के लिए कभी भी ये जो टेस्ट सीरीज होती है इसके साथ जो एडिशनल नोट्स आते हैं उस पर रिलाई नहीं करता था। पिछले साल के बच्चों के आंसर्स पढ़ोगे वो खुद अपने आंसर को वैल्यू ऐड करके लिए आपके लिए दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत शॉर्ट में मिल जाता है, वो कॉपी मान लो। तो एक तरीका ये है। दूसरा, बहुत बार पढ़ते पढ़ते कुछ फैक्ट्स याद हो जाते हैं, जो फैक्ट्स आपके खुद बन जाते हैं। जैसे मुझे याद है अर्बनाइजेशन लेवल इंडिया में 34% है और 2050 तक 50% होने की एक्सपेक्टेड है। तो कुछ फैक्ट्स आपके खुद के बन जाएंगे, न्यूज़पेपर से भी आती हैं ये चीज़ें, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। तो नोट्स मेंटेन करो और उनको रोज रट्टा मारो, यही तरीका है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर करने में कितना टाइम लगना चाहिए? यार वो तो रीडिंग स्पीड के ऊपर है आपका। अगर आप अच्छे हो ज्योग्राफी में तो जल्दी हो जाएगी, अगर आप अच्छे नहीं हो तो टाइम लगेगा। पर 3 बुक है, तीनों बुक पढ़नी है, मैंने तीनों बुक पढ़ी है। न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है और आईआर के लिए कहाँ से कवर करें, स्पेशली पीएसआईआर ऑप्शनल? तो अगेन पीएसआईआर ऑप्शनल आईआर में मेरे 118 है, तो मैं नहीं कहूँगा उस पर मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ, पर इन जनरल मेरे को लगता नहीं है न्यूज़पेपर आईआर पेपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयरली होता है कि आईआर में ऐसे कुछ खबर आई कि आईआर का आंसर बदल जाता है, ये पीएसआईआर के लिए है। तो पीएसआईआर में जब आप आईआर की बात करते हो तो आपके लिए स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ज़्यादा मैटर करते हैं रैदर देन डे टू डे हैपनिंग्स। तो डे टू डे हैपनिंग कि मोदी जी यहाँ विजिट कर रहे हैं, यहाँ विजिट कर रहे हैं, इससे हमें कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि वो उसके अंदर है। पर मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआर मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। मेरे लिए इंडिया नेपाल के रिलेशंस वैसे ही रहेंगे इररिस्पेक्टिव कोई विजिट हो रही है या नहीं हो रही। विजिट एट मैक्स एग्जाम्पल है मेरे लिए कि एग्जाम्पल रिसेंटली ये विजिट हुई, तो इतना मैटर नहीं करता आईआर के लिए। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आइडियल इज 45 मिनट से 1 घंटे में हो जाना चाहिए। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल कंप्लीट करें क्या बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट वैसे भी रिपीट होंगे और प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टेज पर ये 3 चंक ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ प्रीलिम्स से पहले, तो क्या मैं सही हूँ? मैं समझ नहीं पाया, क्या क्या बोलिए? वो ये कह रहा है कि ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, वो जो 3 बिग चंक हैं, हाँ, क्या वो प्रीलिम से पहले प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि जीएस के तो वही टॉपिक रिपीट होंगे उसके हिसाब से बाकी जीएस। आई थिंक कि वो जीएस को बहुत ग्रांटेड लेके चल रहा है, ऐसा ना करें। मेरे हिसाब से हर टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि वो जो 3 महीने आने वाले हैं उसमें आप कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे। आप भाई पहले से पढ़ के रखो ताकि 3 महीने में मेनली रिवीजन होए और आप अपने आंसर को तराशना चालू करो, बजाय उसी वक्त बैठ के पढ़ने में। तो पहले से करके रखना ज़्यादा बेटर है। जीएस 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है? पॉलिटी और गवर्नेंस में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग कंसेप्ट है। पॉलिटी थोड़ा स्टेशनरी है, गवर्नेंस थोड़ा डायनेमिक है, ओवरलैपिंग कंसेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, मतलब इस पर दिमाग मत लगाओ। गवर्नमेंट वेबसाइट कैसे यूज़ करें और कौन सी हेल्पफुल है? हाँ, एक गवर्नमेंट वेबसाइट बहुत हेल्पफुल है,
और वो है विकास पीडिया ऐसे करके कुछ है, उस पे स्कीम्स के बारे में क्लियरली छोटी छोटी जानकारी एकदम क्लियरली मिल जाती है, तो वो आप क्लियरली देख सकते हो। दूसरा, जिस तरह से गवर्नमेंट वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो, आजकल गवर्नमेंट हमारी एक चीज़ में बहुत अच्छी हो रही है कि वो डैशबोर्ड बना रही है बहुत सारी स्कीम से रिलेटेड। तो जैसे आवास योजना का एक डैशबोर्ड है, जल शक्ति का एक डैशबोर्ड है, तो इस पे मेन पॉइंट आप उठा सकते हो। जैसे मुझे पता है आवास योजना में 11 करोड़ लोगों को सरकार ने घर दे चुका है, तो डैशबोर्ड से वो क्लियरली नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बॉल पार्क फिगर्स उठाने के लिए सीधा जाओ उस स्कीम के डैशबोर्ड पे, उस स्कीम के डैशबोर्ड पे मेजर फिगर्स जो पॉलिसी मेकर ध्यान रखते हैं वो फिगर्स आप कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन, गवर्नेंस कहाँ से कवर करें? गवर्नेंस कवर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ एक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंडियन पिनल कोड के मेजर प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मेजर प्रोविजन पता होने चाहिए। कुछ लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 255th रिपोर्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, वो पता होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है जो गवर्नेंस के लिए बिल्कुल बाय वेस्ट है, तो वो आपको गवर्नेंस कवर करने में हेल्प नहीं करेगी। सेकंड ARC के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने पढ़ी थी, मैं सजेस्ट करूँगा आप भी पढ़ो। तो 10th रिपोर्ट है वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है। एक 11th रिपोर्ट है वो ई-गवर्नेंस पे बात करती है। 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। यूजुअली गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। फर्स्ट रिपोर्ट RTI के बारे में बात करती है। 4th रिपोर्ट एथिक्स के बारे में बात करती है। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो डायरेक्टली गवर्नेंस के टॉपिक्स पे बात करती है। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ पाओ बेस्ट है। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप पे टाइम नहीं है तो रिपोर्ट का प्रीफेस रहता है, एग्जीक्यूटिव समरी रहती है, आप वो पढ़ के भी काम चला सकते हो। वो भी नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन जाओ, बहुत सारी वेबसाइट पे जिस्ट अवेलेबल रहता है, काम चलाओ के लिए वो भी चल जाएगा। So with this, we have come to an end of this seminar. Thank you so much, guys, for joining offline and online, and thank you so much, Tushar, for taking out your time again. एक बार फिर से ताली बजा दो इनके लिए।